हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जी गांगुई दिखाई जाती है, जिसका छोटा वर्जन होता है और वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है, तो ये भी उसी तरफ देख रही होती है। वैसे ही बिजली आकर एक बच्चे पर गिरती है जो अपनी बारी दे रहा होता है। उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वो तो बेचारा जमीन पर गिर गया था। इसी तरह हमारी फीमेल लीड बड़ी हो गई थी और वैसे हमारा मेल लीड युनसो दिखाया जाता है, जो गोलू मोलू सा लड़का होता है। वैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर में आकर बैठता, वहीं पर एक पर्सन उसका पहले से वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने गांगुई के बारे में क्या सोचा है, तो वह कहता है कि वो तो मुझे बस अपने सामने इनविजिबल समझती है। तो कहीं लगता है कि तुम्हें पता है ना, वो सियोल जाने वाली और वहाँ पर उसे और भी लड़के मिलेंगे, तो क्या तुम ये चीज सह लोगे। तो वह कहता है कि पता नहीं, आर्यम से तो मुझे यही पता लगा है कि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है वर्शिटल यूनिवर्सिटी के साथ। तो अंकल बताने लगते हैं कि मैंने उसकी मॉम को बहुत ज्यादा तंग किया था जब मैं यंग हुआ करता था। तो वो यही कहते हैं कि अब उसकी बेटी है ना, तो थोड़ा तंग ही कर रही होगी। ये कहते हुए वो अपनी बेटी के लिए उसे पैसे देते हैं कि ये जाकर उसे दे देना, पर वो फौरन से उनके पैसों ने वापस करते हुए कहता है कि आपको दे देना, वो आपकी बेटी है। तो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी तो है ही है, पर तुम्हारी दोस्त है, तुम जाकर दे देना ना चुप करके। बट वो अभी भी नहीं ले रहा होता। तो अंकल चुन जैसे उसकी रिंगटोन सुनते हैं तो फौरन से उसे पैसे देकर वहाँ से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि बात करके बाहर आ जाना। अब ये भी उनके पैसों को अपने पास रख लेता है और उसके फ्रेंड की कॉल होती है जो उसे इंटरनेट कैफे बुला रहे होते। तो ये भी कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। वो शॉप से बाहर निकल आया था और बाहर अंकल चुन जो जाने वाले होते हैं वो उसे भी हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर विशेष लेना चाहता था पर मुझे जाना होगा। ये कहते हुए बैठने लगते हैं कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो वह पूछता है कि क्या आपने मॉडल नहीं जाना था। तो वह कहते हैं कि नहीं, कोई है जो मेरा वेट कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये जल्दी से कॉल अटेंड करके उनसे कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, पर आगे से तो कॉल पर गांगुई होती है। मुझसे कहने लगती है कि क्या तुम सच में आ रहे हो। तो उसकी आवाज सुनते कहता है कि नहीं, मैं तो अपने दोस्तों की तरफ जा रहा था। कहती है कि चलो ठीक है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें लास्ट गुड बाय कर दूं सियोल जाने से पहले, क्योंकि आज की लास्ट बस से मैं जाने वाली हूँ। नहीं आना तो मैं यहीं पर गुड बाय कर देती हूँ। तो वो फौरन से कहता है कि नहीं मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। अब भागते भागते जैसे उसके घर तक पहुँचता है तो वहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होता। ये देखकर टॉर्च ऑन करके गांगुई को ढूंढने लग जाता है। गांगुई जो स्टेज पर बैठी होती है लाइट लेकर, उसकी लाइट से पहले तो उसे बोलता है कि अपनी लाइट को पीछे करो और फिर पूछता है कि लाइट ऑफ क्यों है। तो बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई है। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों। तो कहती है कि बस पैसे नहीं दिए इसी वजह से कटी हुई है, और वैसे भी चुन तो गए हुए ना, चलो ऊपर चलते हैं। ये कहते हुए अपने रूम की तरफ उसे लेकर जाने लगते हैं और रास्ते में उसकी कैट चार्ली भी बैठी होती है जिसे ये हेलो करके गुजरता है। अब रूम में पहुंचने के बाद वो अपने डैड का दिया हुआ गिफ्ट दिखा रही होती है कि देखो डैड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, कितना बड़ा टेडी बियर है ना। और वो युनसो को भी टेडी बियर कहकर ही बुलाती होती है। अब ये टेडी बियर के पास बैठ जाते हो, कहने लगती है कि मुझे टेडी बियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनसे कहता है कि तुम्हें पहले तो टेडी बियर पसंद होते थे। तो कहने लगती है कि अब तो मैं 20 की होने वाली हूँ, तो मैं बच्ची थोड़ी ना रही जो मुझे टेडी बियर पसंद हो। पर फिर भी उस टेडी बियर को हक कर लेती है और हक करके रखती है। अब हक करने के बाद कहने लगती है कि काफी कोजी सा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब वापिस से इसकी तरफ आकर बैठ जाते हो, उससे पूछने लगती है कि मैं बस लास्ट बार तुमसे पूछू क्या तुम सच में सियोल कॉलेज नहीं जाओगे। तो वह कहता है कि नहीं सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वह कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी दूसरी बात सच है कि मेरा कोई भी मोटिव या कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो ये उसको अपने पास बैठने को बोलती है और पास बिठाने के बाद उसे कहती है कि क्या तुम ऐसे नाइट स्पेंड करोगे। ये बात सुनते ही वो इतना शौक होता है, कहीं लगता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। तो वो भी कह देती है कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते नहीं रहते हो, बता दो तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो। और जॉनसू जो हमेशा इसी के बारे में सोचता रहता था, इसी वजह से उसे ना नहीं कह पाता कि तुम झूठ बोल रही हो। बट फिर से वो इस ऑफर के बारे में उसे पूछ रही होती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई लड़की आ जाएगी जिससे तुम प्यार करते होगे, पर मैं नहीं चाहती कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ की पहली लड़की बने। मैं तुम्हारी लाइफ की पहली लड़की बनना चाहती हूँ। वो तो इस चीज के लिए अपना माइंड ही नहीं बना पा रहा होता, पर गांगुई की पूरी कोशिश होती है कि वो उसका माइंड बना ले, और सच में वो उसका माइंड बना लेती है। पहले वो ही किस करती है और किस करने के बाद उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसे कहता है कि फिर तुम्हें यहीं पर रहना होगा, यहाँ से छोड़कर नहीं जाना होगा। बट वो आगे से कह देती है कि नहीं मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरा बालों का कलर, मेरी आई का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो। बट ये भी अपने माइंड में यही बात कर रहा होता है कि तुम अगर डिफरेंट भी हो जाती हो तो मैं फिर भी तुम्हें पहचान लूंगा। बट फिर भी योंसो से एक्सेप्ट कर रहा होता है। बट वो योंसो से एक ही बात कहती है कि कभी भी किसी के लिए क्लासेस मत उठाना और ना ही अपना वेट लूज करना, तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। और इसी के साथ फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते और जैसे नाइट स्पेंड करते हैं वैसे ही गांगुई जब अपने कपड़े वगैरह पहन रही होती है तो वो फौरन से मना कर देती है कि अभी ग्लासेस मत पहनना। तो वो भी इसकी मना करने पर मना हो जाता है और अपनी लड़ाकों के साथ ही उसकी तरफ देख रहा होता है। और जब वो कपड़े पहन लेती है तो अपनी ग्लासेस पहनकर उसे पूछता है कि तुम इतने कपड़े क्यों पहन रही हो। तो कहती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लगेज में ज्यादा सामान हो, मैं लगेज का वेट कम करना चाहती हूँ। अब ये भी आधी अधूरी चीजें पहनकर इसके पास आता है इसके डैड के पैसे देने के लिए, पर वो पहले तो इसकी शर्ट को सेट करती और फिर पूछती है कि ये क्या है। तो वो बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं। तो वो उस एनवेलप को ओपन करके देखती है, उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें उसके डैड ने ये लिखा होता है कि प्लीज बर्थ कंट्रोल यूज कर लेना। ये देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। योंसो से पूछा होता है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो वो उसे भी अपने डैड का लिखा लेटर बताती है, जिससे वो तो थोड़ा एम्बैरेस फील करता और फौरन से उस लेटर को उसके हाथ में दे देता है कि तुम भी रखो। तो कहने लगती है कि आज कंफर्म हो गया है कि डैड के लिए मैं भी एक मिस्टेक की थी, इसी वजह से वो मुझे ये चीज याद
करवाते रहते हैं, पर ये उसको उसकी जैकेट पहनाता और कहता है कि मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाऊंगा, और फिर वो उसको स्टॉप तक छोड़ने के लिए आया होता है, बस पर बिठाने के लिए। अब ये भी जो कैन पीरी होती है उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर रही होती है और योंसो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था। जैसे ही गांगुई की बस आती है तो वो उसे कहने लगती है कि चार्ली को तुम ही रख लेना, और जो टेडी बियर है उसे सेल कर देना, मैं नहीं उसे रखना चाहती। चार्ली के बच्चे होंगे ना, तो जो खाना बचेगा, जो पैसे बचेंगे, उसके बच्चों को भी खिला देना। ये कहकर वो बस के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, पर ये उसे रोककर कहता है कि नाम। तो वो पूछती है कि क्या, तो वो यही पूछता है कि चार्ली के बच्चों के नाम क्या रखोगी, तुम नेम बताती जाओ ना, मैं वही नेम रख लूंगा। पर वो बस उसकी बात पर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। अब ये तो उसके बस में बैठते साथ ही बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, और जैसे उसकी बस जा रही होती है तो ये उसके कैन को पकड़ कर देखता है जिसके ऊपर घर बना हुआ था। ये देखकर वो फौरन से उसकी बस के पीछे जाने लगता है, बट अब देर हो चुकी थी और ये भी चुप करके वहाँ से चली जाती। तब 2013 चल रहा था और इसी तरह 10 साल गुजर जाते और 2023 आ जाता है। वैसे हमें 2023 में योंसो दिखाया जाता है जो एनिमल डॉक्टर होता है और एनिमल की डिलीवरी के लिए आता है। जैसे बेबी हो जाता है तो अब इनकी आपस में थोड़ी बहुत बातें चल रही होती है। वो तो इसे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़की मैं ढूंढ लेता हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ लिया और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। पर उसे तो यही होता है कि तुम आपकी बार भी झूठ बोल रहे हो ना, तो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऐसे थोड़ी ना सियोल जाता हूँ। तो वो पूछता है कि क्या वो लड़की सियोल की है, तो कहता है कि हाँ। वैसे काम हुई दिखाई जाती है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है। जैसे उन्हें ड्यूटी पर सारी बातें बोली जाती है, वही बातों को रिपीट कर रही होती है, खुद से बातें कर रही होती है। वैसे एक लड़की वहाँ पर जोंग्यो आती है जो इसे इस तरह बातें करते देखकर बुलाती और पूछती है कि मैनेजर कहाँ होंगे। तो ये उसकी बात सुनते साथ ही फौरन से मैनेजर को कॉल करती है और बताती है कि आपसे कोई मिलने के लिए आई हुई है। अब जोंग्यो की मैनेजर से बात हो रही होती है, लड़का भी नहीं आदमी आकर गांगुई को तंग कर रहा होता है, उसे स्किनी कह रहा होता है। अब उसकी बातों से तंग आकर वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी बोला था कि अगली बार मुझे तुमने तंग किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, रिजाइन दे दूंगी, और अब मेरा फाइनल था, मैं चली हूँ। ये कहकर वो इस कंस्ट्रक्शन साइट की जॉब को ठुकरा कर जा रही होती है। तो वो कहता है कि अगर तुम अभी चली गई ना तो कभी भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर नहीं आओगी। तो ये भी आगे से उसे फुल डिसरिस्पेक्ट करने वाला साइन दिखाकर चली जाती है। ये सब कुछ जोंग्यो भी देख रही होती है। जैसे वो बाहर जाती है तो जोंग्यो भी उसके पीछे चली जाती है और उसे जाकर रोकती है। अब ये जोंग्यो के रोकने पर रुक भी गई थी, तो ये जोंग्यो से पूछने लगती है कि क्या तुम पहली बार कंस्ट्रक्शन साइट पर आई हो। तो वो बताती है कि हाँ मैं पहली बार आई हूँ। तो ये फौरन से अपने पासों से चीजें देने लग जाती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब आओ तो आपको अपने आप को इस तरह पैक करना चाहिए ताकि कोई भी चोट ना लग पाए। यहाँ तक कि बातों बातों में उसको बहुत सी चीजों के लिए एडवाइस भी दे देती है कि आपको यहाँ पर किस तरह रहना होगा और अपनी पेमेंट टाइम टू टाइम लेनी होगी, पेमेंट की डेट देखते रहिएगा। ये जितना भी बोले पर आपने इनकी एक भी नहीं सुननी। अब ये भी उसकी बातों को सुनने के बाद उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इंटीरियर डिजाइनर हो। उसकी बात सुनकर के उसे देखने लग जाती है कि इसे कैसे पता लगा। तो बताती है कि मैनेजर बता रहा था तुम्हारे बारे में। फिर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया ना कि मैं कौन हूँ। ये कहते हुए अपनी कंपनी का कार्ड उसे देती और बताती है कि मेरा नेम जोंग्यो है और मैं यहाँ की न्यू सुपरवाइजर हूँ और इस कंपनी से आई हुई हूँ। ये उसका कार्ड देखते साथ ही उसे देखने लग जाती क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। कहती कि रहने दे, आपने ये ऑफर मुझे दी पर मैं यहाँ पर पहले भी अप्लाई करने गई थी, बट मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई, इसी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो मैं वापस से रिजेक्ट नहीं होना चाहती। ये कहकर वहाँ से जा रही होती है। जोंग्यो से कहती है कि पहले तुम रिजेक्ट हुई थी पर अब की बार तो मुझ पर यकीन करके आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर रखवाऊंगी। अब ये भी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और फिर मोमेंट कंपनी में पहुंच गई थी अपनी फाइल लेकर। वहाँ पर जो लड़की बैठी होती है उसके ऑफिस के बाहर उसे पूछती है कि तुम्हारी मैनेजर कहाँ पर है। तो वह कहती है कि तुम कौन हो, अपना नेम बताओ। तो ये जब अपना नेम बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, जैसे वो अपने मैनेजर से मिलवाने नहीं चाहती। तो बोल देती है कि मैनेजर है ही नहीं। तो ये भी कहती है कि ठीक है मैं बाहर बैठ कर उनका वेट कर लेती हूँ। ये कहकर वहीं पर वेट करने के लिए बैठ गई थी और वही लड़की किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं ये मैनेजर कहाँ से अनजान लोगों को उठा कर ले आती है और समझती है कि वो बहुत अच्छे से काम कर लेंगे जबकि उनकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं होती। ये सारी बातें वो भी सुन रही होती है। उसे पता होता है कि ये उसी के बारे में बात की जा रही है। पहले उसे देख रही होती है फिर उठकर वहाँ से चुप करके खुद ही चली जाती है और जब रोड क्रॉस कर रही होती है तो वहीं पर उसे योंसो भी नजर आता है, जिसे देखकर कहने लगती है कि तुम मुझे इस तरह देखी क्यों जा रहे हो, मैं घर जा रही हूँ, मैं जीगांग हुई ही हूँ। ये बात सुनकर वो स्माइल करता और ये वहाँ से चली जाती है। जब जा रही होती है तो इसके स्कूल का टाइम हमें दिखाया जाता है। जब ये बस स्टॉप पर आकर गुस्से में बैठी होती है, थोड़ी उदास होती है, तो उसे देखकर योंसो यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बाय करके लेकर आऊँ। तो वो मना कर देती है कि नहीं जरूरत नहीं है। तो वो बताता है कि पास में न्यू आइसक्रीम शॉप ओपन हुई है, उसके पास डिफरेंट फ्लेवर्स है, क्या पता तुम्हें उसमें से एक पसंद आ जाए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर उसके पास आकर बैठ गया था। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं, वैसे ही बस आ जाते हैं तो फौरन से दोनों बस में आ जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर सॉन्ग सुन रहे होते हैं। ये हैंडफ्री उतारकर उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे इस मूड में आइसक्रीम खानी होती है, तुम्हें आइसक्रीम खिलानी चाहिए। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें तो देखता रहता हूँ और समझता रहता हूँ कि तुम्हें किस चीज की कब जरूरत है। वो जिस तरह उसे देख रहा होता है ये देखकर गांगुई उसे कहने लगती है कि मुझे इस तरह मत देखो, प्लीज सामने की तरफ देखो, अगर तुमने मुझे वापिस से देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो चुप करके सामने की तरफ ही देख रहा होता, तो ये भी उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई थी। अब वो इन्हीं सब चीजों को याद कर रही होती और फुल स्मोकी मेकअप करके वापिस से उसे कंपनी में पहुंचाती और अब के बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आई थी, यहाँ तक कि उस लड़की को भी बहुत सी बातें सुना देती और कहती है कि तुम्हें अगर इंटीरियर डिजाइन का पता होता तो तुम मुझसे ये पूछती कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है क्या नहीं, बट नहीं,
तुम्हें तो बिल्कुल भी किसी चीज की कोई सेंस नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह मैनेजर से मिला जाता है। ये कहते हुए वो मैनेजर की रूम की तरफ जैसे जाने लगती है तो वो फौरन उसे रोक रही होती है कि नहीं जाना। कहती है कि मेरे रास्ते में मत आना वरना छोड़ूंगी नहीं। तो वो उसे डर जाती है और पीछे हट जाती है। और ये भी मैनेजर के रूम में जैसे पहुंचती है तो वो आगे से अपनी बॉक्सिंग कर रही होती है और इसे देखकर कहने लगती है कि वाह बड़ा स्मोकी मेकअप करके आई हो, ये कैसे हुआ? वैसे स्मोकी मेकअप तुम पर काफी सूट कर रहा है। ये क्या तुम हमेशा करती रहती हो या आज ही किया है? तो बताती है कि खुद को कॉन्फिडेंट पाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी। ये चीज जोंग्यो को उसकी काफी अच्छी लगती है और फिर वो उससे उसका डिजाइन पूछना चाह रही होती है और पोर्टफोलियो देखना चाह रही होती है। बट सॉन्ग्स ऊंची आवाज में लगे होने की वजह से गांगुई सुन नहीं पा रही होती। अब ये अपनी म्यूजिक को बंद करके उससे उसकी फाइल मांगती तो ये फौरन से अपनी फाइल उन्हें दिखाने लगती है। अब ये उसे अपने साथ लेकर मैनेजर के पास पहुंच गई थी जिसने न्यू लोगों को काम पर रखना होता है। बट वो तो इसकी फाइल देखते साथ ही कहता है कि इसकी एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई तो मैं इसे नहीं रख सकता। ये भी अपनी इस बात को सुनते साथ ही अपनी फाइल पकड़कर वहाँ से जाने वाली होती है। बट जोंगो उसे नहीं जाने देती बल्कि कहती है कि तुम वापस यहीं पर बैठो और खुद उससे बात करने लगती है और कहती है कि प्रोजेक्ट का काम ये करेगी और सारा नाम तुम अपना ले लेना, कोई इशू नहीं है। अब उसकी इस बात के बाद वो कह देता है कि ठीक है मैं इसको इंटर्नशिप के लिए रख लेता, 3 महीने बाद मैं सोचूंगा कि इसको परमानेंट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जोंग्यो तो बस यही चाहती थी कि इसे किसी तरह रखा जाए क्योंकि उसे पता था कि गांगुई अपनी जगह यहाँ पर खुद बना लेगी। अब जोंग्यो जब वहाँ से जा रही होती है तो गांगुई उसे पीछे से रोकर कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो जो एक ही बार में मिलने के बाद मेरे लिए इतना कर रही हो, जबकि लोग तो अपनों से मिलने के बाद भी किसी के लिए इतना नहीं करते। तो वो कहती है कि पहली बार तो नहीं मिले बल्कि ये हमारा मिलना दूसरी बार था और तुम मुझे अच्छी लगी जिसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूँ और तुम्हारी एक कंफ्यूजन भी दूर करना चाहती हूँ, वो ये कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। उसकी इस बात पर गांगुई को भी हंसी आ जाती और ये भी ये बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। योंगसू दिखाया जाता है जो अपना ही सियोल में आया हुआ था और अपने फ्रेंड के पास होता तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या है तुम्हें, तुम हमेशा डे ऑफ वाले दिन सियोल में आ जाते हो। तो आगे से उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता ना कि मैं सियोल क्यों आता हूँ। तो उसका फ्रेंड भी वैसा कह देता है कि यहाँ पर तुम्हें गांगुई नहीं मिलने वाली, इतना बड़ा सियोल है तुम्हें कैसे गांगुई मिल सकती है। पापा कहता है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मिल जाएगी मुझे। वैसे तो गांगुई दिखाई जाती है जो मीटिंग में बैठे हुए सब लोगों के लिए कॉफी लेकर आती है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से और जैसे ही वो मीटिंग के लिए बैठती है तो उसे वहाँ से उठा दिया जाता है। ये देखकर जोंग्यो आती है और आकर उसका कार्ड उसे देती है। ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम इसको कार्ड क्यों दे रही हो, अभी की इंटर्नशिप पर है। जोंग्यो भी आगे से कह देती है कि इंटर्नशिप पर है तो क्या हुआ, क्लाइंट से मिलने के लिए इंसान जाता नहीं है, क्लाइंट से मिलने के लिए आपके पास आपका बिजनेस कार्ड होना जरूरी होता है। और मैंने तो जैसा पहले ही आपसे कहा था कि क्लाइंट और हर जगह पर आपके साथ जाएगी तो आपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना तो इसे भी साथ लेकर जाइएगा। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है और आगे से वो मैनेजर कुछ भी नहीं उसे बोल पाता। अब ये उसको अपने साथ लेकर क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंच गया था जहाँ पर क्लाइंट से हर चीज वगैरह डन हो जाती है। पर इसे ये होता है कि क्या कोई पेपर वर्क या कुछ होना नहीं है। ये सुनते वो उसे समझाने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती, पेपर वर्क और आइडिया की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना ही हो तो उन्हीं से बात करनी चाहिए जिनको घर बनवाना है, क्योंकि उनसे पता लग सकता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है या उन्हें किस तरह की चीज चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन और आइडियाज मिल सकते हैं। मैनेजर तो इस चीज के लिए नहीं मारा होता बट जो क्लाइंट उनके सामने बैठा था वो इस चीज के लिए मान जाता और कहता है कि जिन लोगों के लिए मैं ये घर बनवा रहा हूँ ऐसा करता उन्हीं को बुलवा लेता, मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा लगा है। वो तो फौरन से उन्हें कॉल करता है जिनके लिए घर बनवा रहा था, उनसे पूछता है कि कब तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। तो वो कहती है कि बस 2 घंटों में आ जाएंगे। तो ये भी उन्हें बता देता है कि वो 2 घंटों में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तब तक हमें यहाँ पर उनका वेट करना होगा। पर मैनेजर कहने लगता है कि असल में मैंने एक और मीटिंग के लिए जाना था, इस वजह से मैं यहाँ पर उनका वेट नहीं कर सकता इतना लंबा टाइम। ये सुनते वो कहता है कि ये क्या बात हुई, क्या आपको यहाँ पर आने के लिए अपना फ्री टाइम नहीं रखना चाहिए था, मीटिंग कहाँ से आ गई। पर अब मीटिंग भी जरूरी थी। गांगुई बोल देती है कि ऐसा करे आप मीटिंग के लिए चले जाए, मैं यहाँ पर उनसे डिजाइन को लेकर डिस्कशन कर लूंगी। वो भी फौरन से कहता है कि हाँ जरूर, आप यहाँ पर रुक सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अपना टाइम निकाल कर आइएगा। ये कहकर वो उसको भेज देता और ये भी जल्दी से मेजरमेंट्स वगैरह लेने लग जाती है कि जितना टाइम वेट करना होता टाइम मैं घर की मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। ये तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। अभी कोई बात करते इससे पहले वो उसे कह देती है कि क्या तुम ऐसा सोना चाहते हो। वो उसको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देकर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर वो बस अपने काम से काम रख रही होती है। उसे पूछती है कि कॉफी तो नहीं पी ली क्योंकि मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तो ये भी आगे से हाँ कहता है और यहाँ तक के साथ में पैसे भी देने लगता है, पर वो अपना ही वहाँ से जाने लगती है। और इधर कॉफी शॉप पर योंसो दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर कॉफी पीने के लिए आया था और वहीं पर गांगुई भी कॉफी लेने के लिए आती है। तो गांगुई को देखते का देखता रह जाता है और वो कॉफी लेकर जैसे ही उसी दूसरे वाले अपने क्लाइंट को देने लगती है और वहाँ से जा रही होती है। तो ये तो उस लड़के को देखने के बाद बिल्कुल अपनी होश ही खो बैठता है। उसे ऐसे लग रहा होता है कि वो ऑलरेडी किसी लड़के के साथ आ चुकी है, इसलिए वो उसके पीछे भी नहीं जा पाता। जैसे उसका फ्रेंड आकर उसके पास बैठता है तो वो उसे बता देता है कि मैंने गांगुई को देखा। ये सुनते हुए कहता है कि तुम्हें तो उसका पीछा करना चाहिए, चलो चलते हैं। उसका पीछा करने के लिए बाहर तो कॉफी शॉप से आते हैं बट गांगुई उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आती। इधर गांगुई दिखाई जाती है जिसके बाकी के 2 क्लाइंट्स भी आ जाते हैं और वो आकर अपनी ही पर्सनल लाइफ के मसले स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर चाहते थे कि इन दोनों की शादी जल्दी हो जाए बट इनके पेरेंट्स ने इस बात पर एग्री कर लिया था कि इनकी ग्रेजुएशन होने देंगे। पर जब ग्रैंडफादर ने जल्दी की तो ये वहाँ से भाग गया था और इसी बात का जिक्र वो कर रही होती है। कहती है कि क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं थी। जो उसका हस्बैंड होता है वो कहने लगता है कि इसीलिए मैं वो लड़की गाय बना जो इस
इसका हस्बैंड हूँ और इसको साथ में थैंक्स भी कह रहा होता है कि तुमने इसको रिजेक्ट किया और दोनों का प्यार तो यहीं पर स्टार्ट होने वाला था। इसी वजह से गांगू ने रोक रहा था और गांगू इसे कहता है कि तुम इस चीज से कोई मसला तो नहीं है, तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि चले हम डिजाइन को लेकर बात करते हैं और वो रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी उन्होंने सोचना होता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। उससे पूछा जा रही होती है कि तुम क्या चीज चाहती हो क्या नहीं चाहती, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किन वर्ड्स का यूज करे, कैसे बताए। तो उसे कहती है कि जो भी तुम्हारे माइंड में वर्ड आ रहा है ना तुम बोल सकती हो, मैं उसे कुछ समझ जाऊंगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और वैसे ही मैं सजेशन वगैरह दूंगी। अब उसके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है वो उसे सब कुछ बता देती और ये भी बताती है कि हमेशा से वो कॉमिक बुक का रूम चाहती थी। अब उसी की हेल्प लेते हुए वो उसे बताते हैं कि हम ये रूम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे, और उसकी इमेजिनेशन में वैसा ही रूम बना रही होती है जैसा वो चाहती होती है। ये सुनते ही वो तो उसके आइडिया से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, यहाँ तक कि गांग को भी थैंक्स कह रही होती है कि तुमने चलो मेरी शादी के लिए तो बहुत अच्छा तोहफा मुझे दे रहे हो और मुझे तो पता नहीं था कि इंटीरियर डिजाइनर के साथ बात करके इतना मजा आता है। अब गांग हुई उसी डिजाइन को लेकर काम करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि दिन रात बस उसी कंपनी में बैठी रहती है। बाकी एम्प्लॉयज को भी यह होता है कि इसके यहाँ पर जॉब पक्की नहीं होने वाली, ये इंटर्नशिप के लिए आई है और इंटर्नशिप करके चली जाएगी। पर उसने अपनी दिलो जान लगा दी थी इस डिजाइन के लिए, बट उस डिजाइन को लेकर उसे मना कर दिया जाता है कि तुम्हारा डिजाइन इस कंपनी में फिट नहीं हो सकता। तो वह कहती है कि मेरा डिजाइन फिट नहीं हो सकता या मैं फिट नहीं हो सकती। वो तो सीधा मुंह पे बात उनके बोल देती है, बट फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब वो ऑफिस में भी इस बारे में बात करने के लिए आती है तो वो उसे फायर कर देते, तो ये भी आगे से बोल देती है कि मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी से फायर करती हूँ, और अपनी फाइल उठाकर वहाँ से चली जाती है। अपना सामान वगैरह उठाकर जब वो कंपनी से बाहर आती है और रोड क्रॉस करते टाइम उसे वहाँ पर भी युनसो नजर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो इस कंपनी को हमेशा के लिए बाय करके वहाँ से चली जाती है। और घर की तरफ वापस जाते हुए उसे वो टाइम याद आ रहा होता है जब ये दोनों बचपन में साथ जा रहे थे। और गांगू से कहती है कि फैमिली में शादी नहीं की जाती, तो वह कहता है कि क्यों नहीं की जाती, मैं तो तुमसे बड़े होकर शादी करूंगा क्या गांगू, तुम मुझसे शादी करोगी। पर युनसो की इस बात पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि स्नो स्टार्ट हो जाती तो वो कहती है कि अगर 10 टाइम स्नो खा ली जाए तो आपको आपका फर्स्ट लव मिल जाता है। तो वो भी जल्दी स्नो खाने लग जाता है, यहाँ तक कि बड़े वाला योंसो भी स्नो को ही एंजॉय कर रहा था और वो भी उसे खाने की कोशिश कर रहा होता। अब छोटे वाला योंसो जैसे ही 10 बार स्नो खा लेता तो उससे कहता है कि क्या आप तो मुझसे शादी करोगी, पर वो अभी भी उसकी इस बात का कोई आंसर नहीं देती, बल्कि कहती है कि तुम्हें मैंने पागल बनाया। वैसे ही योंसो के पास उसका फ्रेंड आता और कहने लगता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। वैसे दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर जो हॉस्पिटल में होते हैं, तो ये भी हॉस्पिटल में उनके पास पहुंच गया, तो उनके पास एक पर्सन बैठकर उनके लिए सॉन्ग सिंग कर रहा होता है जो उनका फेवरेट सॉन्ग होता है। अब ग्रैंडफादर की तो डेथ हो चुकी थी, उनका फ्यूनरल होता है, ये भी सभी लोगों को वेलकम वगैरह कर रहा होता है। और एंट्रेंस के टाइम पर आर्यम और उसका फ्रेंड सियोंग्योन भी उनके साथ होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि अभी तक गांगुई नहीं आई, और जो बाकी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो भी गांगुई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, उसे भी तो आना चाहिए था ना, आखिर उसके भी तो कुछ लगते थे और अभी वो कितनी बदल चुकी होगी। चॉनपिन ने गांगुई से तो बात की होगी ना, अभी ये बात चली रही होती है। वैसे उसके दोस्त भागे भागे अंदर बताने के लिए आते हैं कि गांगुई आ रही है। यह सुनकर तो सभी बाहर जाने की देखने की कोशिश में होते हैं कि गांगुई कैसी होगी, देख कैसी नहीं होगी, और गांगुई फुल एटीट्यूड में आ रही होती और सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचने वाली होती है वैसे ही योंसो आकर इसे हक कर लेता। अब इसे तो नहीं पता होता कि योंसो स्मार्ट हो चुका है और हैंडसम बन चुका है। वो तो उसे पीछे करना चाह रही होती है, पर योंसो कहता है कि ग्रैंडफादर चले गए। अब गांगी भी उसकी इस बात के बाद पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं है बल्कि योंसो है, और उसे कहती है कि तुम योंसो हो। वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि अंकल चॉम्पिल भी योंसो के पास आते और उसके साथ बैठकर बातें वगैरह कर रहे होते, और एक पिछला बर्थडे भी गांगुई का दिखाया जाता है जिसमें गांगुई ऊपर से आ रही होती है और सभी उसको बर्थडे विश कर रहे होते हैं। पर गांगुई को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो तो वहाँ से सीधा बाहर चले जाते और बाहर जाकर मोटो को फिंगर दिखाती, और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है वैसे पीछे से योंसो आ जाता और इसको रोक रहा होता है और कहता है कि साथ में चलते। तो वह कहती है कि कहाँ चलना है, तो ये भी आगे से बोल देता है कि जहाँ पर तुम चलने का बोलोगी वहीं चलेंगे। और अभी भी यहाँ पर उससे बोलते है कि मुझे जाकर ग्रैंडफादर से मिलना है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और अभी भी सभी लोग इसको देख रहे होते और ये ग्रैंडफादर से जाकर बात वगैरह कर रही होती, और ग्रैंडफादर भी से बात कर रहे होते और कहते हैं कि तुम आ गई मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तो कहती है कि झूठ बोल रहे हैं आप कोई नहीं मुझे याद कर रहे थे। अब ग्रैंडफादर तो चुप हो गए थे, बट ये ग्रैंडफादर से कहती है कि आपने योंसो के साथ ऐसा क्या किया है कि उसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है, इतना भी कौन सा जुल्म किया उस पर। यह कहने के बाद योंसो की तरफ देखने लग जाती है और रिस्पेक्ट में उसके सामने सर झुकाती, और दोनों रिस्पेक्ट में बस जमीन के साथ ही लग जाते हैं। और पहले योंसो जब अपना सर उठा लेता तो देखता है कि उसने अभी तक अपना सर नहीं उठाया, तो फौरन से वापस नीचे कर लेता, दोनों साथ में अपना सर जमीन की तरफ से उठाते हैं। और वैसे ही योंसो की मॉम भागते हुए आ रही होती है और गिर जाते हैं। यह देखकर अंकल चॉनपिल कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तुम बस उठाकर इन्हें अंदर ले जाओ। तो वो अपनी मॉम को उठाकर अंदर ले जाता है। अब चॉनपिन जो गांगुई को देख रहा होता है, गांगुई कहने लगती है कि इस तरह की हरकतों से बस यही लग रहा है कि आपका इनका कुछ चल रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और योंसो दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी उसे पता लगता है कि गांगुई तो चली गई है। सुनते साथ ही वो फौरन से उसके पीछे भागते हुए जाता है, जबकि गांगुई दिखाई जाती है जिसको लोगों की नजरें और उनकी बातें सब कुछ सुनाई दे रही थी कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसलिए वो फ्यूनरल से जल्दी जा रही थी। पर जैसे वो योंसो को देखते हो तो वहाँ से जाने लगते, पर योंसो उसे रोक लेता है आवाज देकर और उसे कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो। तो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर रुकने का क्या फायदा। तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हें खाना खाकर जाना चाहिए,
इस तरह ग्रैंडफादर को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम खाना खाकर नहीं जाओगी। ये कहकर वो वापस अंदर चला जाता है, पर अपने दोस्त के सामने कह रहा होता है कि मुझे बस उसको थैंक्स कहना था, बट मैं ये क्या बात कहकर आ गया, मुझे पता है कि वो वापस नहीं आएगी खाने के लिए जो बात मैं कहकर आया हूँ। वो भी कह रहा होता है कि तुम्हें तो उसके नेचर का पता है कि वो किस तरह की लड़की है, पर भी तुम ऐसी बात उसके सामने कैसे कर सकते हो। पर जैसा वो कांगुई के बारे में सोच रहे थे वैसा नहीं था, बल्कि कांगुई अंदर भी आ जाती और कांगुई को पहले से ही योनसू ये कहकर आया था कि तुम्हारा आर्यम पूछती रहती है, जरा उससे भी मिल लेना। ये डायरेक्ट आर्यम को कॉल करती है ताकि उसे पता लग जाए कि आर्यम कौन से वाली है। अब जब आर्यम की मोबाइल पर कॉल आ रही होती तो ये फौरन से आकर आर्यम के सामने आकर बैठ गई थी और कहती है कि ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। आर्यम उसे देखती रह जाती है, फिर उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो कहती है कि ऐसा भी नाटक ना करो कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो कांगुई से पूछती है कि तुम क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, तो वो कहती है कि नहीं मैं ये सोडा ही पीऊंगी। ये कहकर वो पीने लगती है, पर पास में जो उसके और भी नेबर के फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे जिनके साथ वो बचपन में खेला करती थी, वो भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बातें तो कांगुई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो उसे कहती है कि तुम रुको मैं जरा आती हूँ। ये कहकर उनके पास जाकर बैठ गई थी। उसे सब याद आ जाता है कि ये दूसरे बच्चों को किस तरह टॉर्चर किया करता था और इसको मैंने कहा था कि तुम्हें बिजली लगेगी और सच में से बिजली लग जाती है। वो उसे कहता है कि कांगुई तुम यहाँ, तो वह कहती है कि मैंने पहचाना नहीं, तुम कौन हो, तो कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो ये भी टोन मारते हुए कहती है कि अच्छा वही ना जिसको बिजली लगी थी। सभी उसके फ्रेंड्स वगैरह हंसने लग जाते हैं। अब इसने तो ये कहकर अपना बदला पूरा कर लिया था। अब सभी लोग कहते हैं कि सियोल में तो लोग अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते और वहाँ पर सिर्फ नूडल्स वगैरह ही खा रहे होते हैं। तो वह कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना पता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या जॉब करती हो और तुम्हारी सैलरी क्या है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा कितना ओल्ड फैशन हो गया है सैलरी पूछना, और तुम अभी तक ओल्ड फैशन में ही बैठे हुए हो, कभी भी किसी की सैलरी नहीं पूछते। चलो मैं अपनी जॉब बता देती हूँ, बल्कि अपना कार्ड देती हूँ। ये कहकर सभी को अपना अपना कार्ड देने लगती है और ये बताती है कि इनकी कंपनी के साथ बहुत से प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, बहुत से मॉल्स वगैरह बन रहे हैं और काफी बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर तो उसने अपना काफी रोप जमा लिया था, जबकि उसे पता था कि वो तो इस कंपनी से भी फायर हो चुकी है। और ये फिर सीधी फ्यूनरल से बाहर निकलने लगती है, पर वो लड़का खुद पर बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी वजह से उठाकर बोतल इसे मारने लगता और योनसू इसे बचाने के लिए खुद बोतल खा लेता है और जल्दी से इसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। वो फिर से इसे मारने के लिए आता है और इस पर योनसू कांगुई को फुल प्रोटेक्ट करता है और उसे मारने नहीं देता और अपने फ्रेंड से कहता है कि कांगुई को बाहर तक अच्छे से छोड़ कर आओ। तो वो भी इसे छोड़ने के लिए बाहर आ गया था। रास्ते में उसको उसके डैड भी नजर आते हैं, पर वो अपने डैड को नहीं बुलाती और चुप करके वहाँ से बाहर चली गई थी। और इधर योनसू की मॉम दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि कांगुई बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है तुम्हारे लिए, अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो सोच लेना अपनी माँ को मरा हुए देखोगे। क्या तुम अपनी माँ को मरे हुए देखना चाहते हो। वो तो अपनी मॉम की बातों से बिल्कुल चुप सा ही हो जाता है और कांगुई जो उसके फ्रेंड के साथ होती है वो अभी भी उसे यही कंफर्म कर रही होती है कि क्या ये सच में योनसू था। तो वह कहता है कि हाँ योनसू ही था और तुम्हारे लिए तुम्हारा मोटर वाला रूम उसने पहले से साफ करवा दिया था, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। तो ये भी मोटर कैलिफोर्निया की तरफ आ तो जाती है, पर उसे देखकर इसे अपने जाने का टाइम याद आता है जिस टाइम पर इसने योनसू को ये बोला था कि मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी, इस अंधेरी जगह पर रहकर मैं भी बिल्कुल अंधेरे में चली जाऊंगी। तो वह कहता है कि क्या मैं भी अंधेरे में चला जाऊंगा। तो वह कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा सीन नहीं होगा। ये कहकर वो उस टाइम पर वहाँ से गई थी। और तो योनसू दिखा जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ ही कांगुई के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है, हमेशा बचपन से लेकर वही हमें प्रोटेक्ट करती आई थी। कांगुई दिखाई जाती है जो होटल में आकर सो गई थी। वैसे जब उसको कॉल आती है जो कॉल शौक की होती है, वो इससे रिजाइन को लेकर बात करने लगता है। तो ये फौरन से कहती है कि क्या तुम्हें ईस्टर्न ने बताया नहीं है कि मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया है, अब मुझे कॉल मत करना, अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे पास आकर मुझसे बात कर लेना। ये बात कहने के बाद उसे याद आता है कि इसने ड्रंक होकर बहुत कुछ इसे कॉल पर बोल दिया था और उस बोलने पर इसे काफी शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम पर, और तब ये बहुत ज्यादा रोई थी। अब ऐसे दिखाया जाता है कि कांगुई को जेओंग्यो कंपनी में बुलाती है और अपने ऑफिस में बुलाकर उसे कहने लगती है कि तुम्हें काम के लिए वापस रखने को बोला जा रहा है। तो वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैनेजर ने तो मुझे यहाँ से निकाला था। तो वो बताती है कि मैनेजर ही चाहता है कि तुम्हें वापस काम पर रखा जाए। ये तो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रही होती। वैसे मैनेजर की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो अपना प्रोजेक्ट और डिजाइन दिखाते हैं तो उन्हें यही बोला जाता है कि जिस लड़की ने इस डिजाइन को किया था उसी को वापस लेकर आया जाए, वरना आपसे डिजाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, न ही आपसे कोई काम करवाया जाएगा। अब बेचारा मैनेजर भी मजबूर हो चुका था कांगुई को वापस लाने के लिए, इसलिए जोंगो के आकर पाँव पड़ जाता है क्योंकि उसे पता था कि कांगुई को लाने वाली बस यही थी और यही अब वापस लेकर आएगी। और कांगुई की रिक्वेस्ट किसी और ने नहीं की थी बल्कि सियोक ने की थी, जो अपने घर का डिजाइन उसी से बनवाना चाहता था। अब मैनेजर को भी पाँव में ले आया था और कांगुई के जब सामने बैठा होता है कांगुई से कहता है कि प्लीज काम के लिए वापस आ जाओ। कांगुई पहले तो उसकी सारी बातें सुनती रहती है, फिर कहती है कि मैं यहाँ से आपको भी फायर करके गई थी, तो आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर वापस से काम करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पर बिल्कुल भी काम नहीं करती जहाँ के लोग मुझे पसंद ना हो। ये कहकर सीधा मुंह पर उसके ना करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जेओंग्यो तो बड़ी खुश होती है, उसे तो उसका ये एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। अब कांगुई जो सियोक के पास पहुँच जाती और सियोक उसको उसकी लास्ट पेमेंट दे रहा होता है जो कि एक्स्ट्रा ही पैसे होते हैं। वो उन पैसों को पहले देखती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, बट वो इनवैल्व वापस करने लगती है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कम पैसे से दिए, इसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। ईस्टर फॉरेंस उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना और पैसे रखो। तो वह कहता है कि मैंने काफी पैसे रखे थे,
और गांगू से पूछे लगते हैं कि तुम्हें क्या और पैसे चाहिए। गांगू कहती है कि नहीं, मुझे आपने पेमेंट पहले ही कर दी थी और जितने मुझे पैसे चाहिए थे वो मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं डिजाइन की फील्ड में काम करती हूँ, पर अपने काम के साथ इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे भी मेरे हों और मैं रखूँ। ये कहकर उनके पैसे उन्हें वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती। अब पीछे से आकर ईस्टर से आवाज देकर रोक लेती है और रोककर उसकी तरफ एक इन्वेलप करती है, तो उसे ऐसे लग रहा होता है कि अभी भी वो पैसे दे रही होगी, पर ईस्टर कहती है कि ये पैसे नहीं है बल्कि मेरी शादी का कार्ड है। मैं तुम्हें अपनी शादी पर इन्वाइट कर रही हूँ, क्या तुम आओगी मेरी फ्रेंड बनकर, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड मानती हूँ। उसके इस बात से वो उसके कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी क्योंकि आप मेरी फ्रेंड हो। ये कहकर वहाँ से चली गई थी, पर इसको जाते हुए रास्ते में बस वो इन्वेलप वाले पैसे ही नजर आ रहे होते हैं और ये अपने उन्हीं ख्यालों को खुद से दूर कर रही होती। और जब अपने रूम के पास पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि पानी का पाइप खराब हो चुका है, जिसकी वजह से न पानी आ रहा है न गर्म पानी मिलेगा और न ये वॉशरूम कर सकती है। तो सुनकर कहने लगती है कि मैं तो शॉवर लेना चाहती थी और यहाँ पर मुझे वॉशरूम करना भी नसीब नहीं होगा। पर बेबी अपने रूम में आकर बैठ गई थी, जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट को लपेट लेती है। वैसे इसको आर्यम की कॉल आती है। आर्यम उसे पूछती है कि कहाँ पर हो, तो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं कंपनी में होंगी। तो कहती है कि अच्छा मैंने तुमसे एक फेवर मांगनी थी। तो कहती है कि हाँ बोलो क्या फेवर। तो वो उसे बताती है कि मैं कुछ टाइम के बाद सियोल आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे बस एक रात के लिए अपने पास रख सकती हो। तो ये उसकी बात से कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, पर जब तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो मुझे जरूर बताना। बस इन दोनों में इतनी सी बात होती और कॉल कट हो जाती है। आर्यम झूठी कहते हुए योंसो के पास आकर बैठ जाती है। योंसो से कहता है कि तुम उसे झूठी क्यों कह रही हो। तो वो बताती है कि जब इसने अपना बिजनेस कार्ड सब लोगों को दिया था तो सबको इस पर शक था, इसी वजह से उन लोगों ने कंपनी में चेक किया और पता लगा कि वहाँ पर इस नेम की कोई भी लड़की नहीं है काम करने वाली। तो उसने सबके साथ झूठ बोला था और अभी भी कह रही थी कि वो कंपनी में है और बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही है। वो सीधा भी तो मुझे बोल सकती थी ना कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो सबसे झूठ क्यों बोलती आ रही है। योंसो उसके बाद से कहता है कि कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रही है। अब इनकी इतनी बात हो ही रही होती है, वैसे ही एक लड़की जिसके सभी छोटे छोटे पपी इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो ये दोनों जल्दी से उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और उसके पपी उसे पकड़ कर वापिस करते हैं। तभी योंसो को पता लग जाता है कि पपी इसको एक्सपेरिमेंट वाली जगह से लेकर जा रही है, तो ये उसकी ट्रॉली को हिलाने भी नहीं देता बल्कि एक जगह पर कॉल कर रहा होता है और उनसे यहाँ आने को बोलता है। वो उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ से इन्हें आजाद करवाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पर वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता और इस न्यू कैरेक्टर का नेम नान्यू होता है और ये भी हमारी मेन लीड है। पर पता लगता है कि असल में ये भी रेस्क्यू ही करवाता है उन डॉग्स को उस एक्सपेरिमेंट वाली एरिया से भेजकर, और ये फिर जाकर रिलैक्स होती है। कहती है कि शुक्र है ये सही जगह पर जा रहे हैं। तो ये उससे पूछता है कि क्या तुमने सनशाइन करके एक चीज का नाम सुना है। तो कहती है कि हाँ सनशाइन वही लोग जो एक्सपेरिमेंट वाले डॉग को रेस्क्यू करते हैं। तो कहता है कि हाँ वही, उसको मैंने अपने हाई स्कूल के टाइम में बनाया था और अभी भी वो चल रहा है। उसकी इस बात से वो कहने लगती है कि क्या तुम सीनियर योंसो हो। तो कहता है कि हाँ। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, वो तो अपनी सीनियर को अपना नेम भी बताती है और क्लास में बताती है कि मैं 2016 वाली हूँ। योंसो ज्यादा कोई बात नहीं करता और आर्यम को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये भी आर्यम के पीछे पीछे बुक स्टोर पर पहुंच गई थी उससे बात करने के लिए और आर्यम के पास जाकर कहती है कि मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। तो कहती है कि हाँ पूछो। तो कहती है कि नहीं तुम्हें गुस्सा आएगा। तो आर्यम कहती है कि नहीं तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। तो वो सीधे यही बात करती है कि कहीं तुम योंसो की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो। गर्लफ्रेंड का सुनकर कहने लगती है कि गर्लफ्रेंड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसकी फ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स होती है और फिर कहती है कि क्या उसकी कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो वो बताती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर नान्यून कहती है कि वो तो काफी ज्यादा फेमस है, उनकी तो बहुत सी लड़कियां गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, उसे खुद पूछ लो ना। अब नान्यून उससे ये पूछती है कि किसमिस पे वो कहाँ पर जाने वाला है। तो आर्यम कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम उससे खुद पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो, पर तुम क्यों उसके बारे में इतना जानना चाहती हो। तो कहती है कि मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो वो बस मेरी हेल्प करते हैं और मुझे गाइड वगैरह करते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से बस मैं उनसे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। इधर हमें ईस्टर दिखाई जाती है जो ब्राइड बनकर बैठी होती है, उसके फ्रेंड्स आकर उसके साथ फोटोशूट करवा रही होती है और गांगुई भी आ जाती और आकर उसे देखने लग जाती है। अब वो ईस्टर की ड्रेस में खुद को देख रही होती है ब्राइड बने और उसके सामने योंसो खड़ा होता है उसका ग्रूम। अभी ये सोच ही रही होती है, वैसे ही ईस्टर इसे आवाज देकर बुला लेती है। ईस्टर से पूछती है कि क्या तुम आफ्टर पार्टी रुकोगी। तो वह कहती है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मुझे ना एक काम है तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। ईस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, चलो फिर जाकर मेरी वेडिंग एंजॉय करो। तो ये भी बाहर गेस्ट वगैरह में आ जाती है। वहीं पर इसे मैनेजर भी नजर आती तो फौरन से उनके पास भाग कर जाती है। वो भी इसे यहाँ पर देखकर खुश होती है, पर कहती है कि तुमने अपनी लास्ट पेमेंट उनसे क्यों नहीं ली, वो तो बहुत अमीर है, तुम्हें पैसे अच्छे खासे दे सकते थे। तो वह कहती है कि मैं बस एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेना चाहती, जितना मेरे पास है मैं उसी में रहना चाहती हूँ। उसकी इन बातों की वजह से जोंगी उसे आई लाइक यू कहती है। ये सुनते हुए कहती है कि आपने तो बोला था कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। तो कहती है कि आई लाइक यू काम की वजह से है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी, क्योंकि मैंने भी उस कंपनी को छोड़ दिया है। जैसा तुम कहती हो कि तुम्हें जो लोग पसंद नहीं होते तुम उनके साथ काम नहीं करती, तो मैंने भी तुम्हारी बात पर ही गौर करते हुए इस कंपनी को छोड़ दिया। क्या अब हम मिलकर काम करें। चलो इस बारे में हम न्यू ईयर के बाद फ्रेश मूड में बात करेंगे। ये कहकर मैनेजर बाकी लोगों से मिलने लग जाती और गांगुई तो अभी भी मैनेजर की बात पर ही अटकी हुई थी। वैसे सियोंग दिखाया जाता है जो ईस्टर को देखने के लिए पहुंच गया था और ईस्टर को देखकर कहता है कि वाह। तो वो भी कहती है कि क्या मैं सच में प्यारी लग रही हूँ। तो वो भी आगे से बोल देता है कि कोरिया मेकअप तो सच में बहुत कमाल होता है।
है, किसी को भी प्यारा बना देता है। पर वो तो बस इसकी बात पर हंस देती है और कहती है कि तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है ना मुझे खोकर। तो कहते हैं कि क्या सच में मुझे, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है? तो कहती है कि हाँ, पर वो उसे बताता है कि ऑलरेडी मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। तो हिस्ट्री कहती है कि फिर तुम उसको अपने साथ मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए, मुझे कब मिलवा रहे हो? तो बोल देता है कि मैं जल्दी मिलवाऊंगा। ये कहकर जब बाहर आता है तो उसे गांगुई नजर आ जाती है, जिसके पास आता वो ऑलरेडी इस जगह को देखकर स्केच बना रही होती है। तो उसे कहने लगता है कि लगता है इंडस्ट्री के लोग यहाँ तक आ गए। तो कह देते हैं कि ठीक है फिर मेरी रिपोर्ट कर दो। तो वो भी हंसने लगता है और उसको अपनी पार्टी के बारे में बता दे जो 3rd फ्लोर पर होने वाली है, और उसे भी कहता है कि तुम भी क्या आओगी? तो वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरे साथ ऑलरेडी किसी ने रूम बुक करवाया हुआ है तो मैं वहीं पर जाने वाली हूँ। तो कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी पिछली बार की तरह तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही ये नाइट भी स्पेंड करोगी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वैसे दिखाया जाता है कि गांगुई के डैड होते हैं जो हमेशा इसकी बर्थडे वाले दिन इसे ले जाते हैं, और इसे भी मजबूरी अपने डैड के साथ जाना पड़ता था। एक रूम में लेकर आते हैं और खाना वाना भी वहाँ पर पहले से बना होता है, केक भी ला कर रखा होता है क्योंकि डैड भी इसके साथ ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते होते। तो वह कहती है कि डैड आपकी इस दिन बर्थडे नहीं होती, आप ऐसे ही दूसरे कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन अपनी बर्थडे करते हैं। तो वह कहते हैं कि तो क्या हुआ, बर्थडे ही करनी है ना तो किसी दिन भी कर लो। तो वह कहती है कि ग्रैंड मदर को भी होता होगा कि उन्होंने आपको पैदा किया पर आप उस डेट पर अपना बर्थडे भी मनाते नहीं हैं। पर उसके डैड को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था, वो तो उसके साथ सेल्फी बनाते हैं। इन्हीं बातों को अभी गांगुई सोच ही रही होती है। वैसे उसे आर्यम की कॉल आती, इसे यही उम्मीद होती है कि आर्यम उसे बर्थडे विश करेगी, इसलिए उसके फेस पर स्माइल होती है। जैसे ही आर्यम उसको हैप्पी बर्थडे कहती है तो इसके फेस पर भी स्माइल आ गई थी। कहने लगती है कि तुम्हें क्या सच में याद थी कि मेरी बर्थडे कब आती? तो कहती है कि हाँ मुझे याद थी, आखिर हमने इतना टाइम साथ में गुजारा है। तो वह कहती है कि आखिर इतना टाइम साथ में गुजारने का क्या मतलब है, क्या अभी हम साथ में नहीं है? तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, अभी भी साथ है। तो ये दूसरी फ्रेंड का पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तो उसको देखकर ये बताती है कि कुछ भी नहीं, शायद माउंटेन्स पर जाए अपना क्रिसमस करने के लिए। पर मुझे पता है कि तुमने ये बात उसको लेकर नहीं पूछनी थी, बल्कि तुम युनसो के बारे में जानना चाहती हो ना। युनसो का नाम सुनकर पूछ ही लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो वो उसको बताती है कि किम की फैमिली उसे लेकर बैठी हुई है। वो कहती है कि तुम्हारे खिलाफ सो करेंगे, पर तुम्हारे डैड ने सारे मामले को संभाला और इस चीज से बचा लिया। वो तो रिपोर्ट ही करना चाहते थे। तो ये कहने लगती है कि मेरी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है, मैं उसको थैंक्स कहने के लिए कॉल करूंगी। तो ये बताने वाली होती है कि उसको जल्दी कॉल कर लेना रात से पहले पहले, अगर तुम कॉल करना चाहती हो। तो कहती है कि क्या मतलब? आर्यम पहले तो चुप हो जाती है, फिर उसे बता देती है कि असल में रात में उसकी डेट है। ये सुनकर तो गांगुई चुप सी हो गई थी। वैसे गांगुई युनसो को कॉल करती है। अब युनसो भी इसका नेम पढ़कर हेलो हेलो करने की प्रैक्टिस कर लेता है, और जैसे उसकी कॉल उठाता है अभी भी उससे ठीक से हेलो नहीं बोला जाता। गांगुई से कहती है कि तुम योनसे हो ना? तो वह कहता है कि हाँ गांगुई तुम। गांगुई उससे कोई बात करती से पहले वहाँ पर नानियो आ जाती है, और लड़की की आवाज सुनकर गांगुई तो फौरन से अपसेट हो गई थी। कहती है कि ठीक है तुम बिजी हो तो मैं बाद में बात करती हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जबकि नानियो तो वहाँ से उठकर ही चली गई थी। पर गांगुई भी उसकी कॉल कट कर देती है, और फिर गांगुई अपने डैड से भी कॉल करके कह देती है कि आज मैं नहीं आने वाली। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या मतलब, क्यों नहीं आने वाली, हमेशा तुम आते हो। तो वह कहती है कि डैड मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, अब तो बस कर दे, मुझे नहीं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो उसके डैड कहते हैं कि जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा लड़का नहीं आता मैं ही तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता रहूंगा। तो वह कहती है कि मैं दूसरे लड़के की वजह से ही मना कर रही हूँ। पर फिर भी उसके डैड कहते हैं कि मैं चेक इन करवा कर तुम्हें ड्रेस भेज दूंगा, कहाँ पर आना है, अगर दिल हुआ तो आ जाना। तो ये भी अपने डैड की कॉल कट कर देती, और जिस तरफ ये जारी होती है वहीं पर पहले से ही सियोक होता है। सियोक इसको अपनी तरफ बुलाता और कहता है कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो वह कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम आप मुझसे बात नहीं करोगे। तो वह कहता है कि बात नहीं करेंगे, तुम चुप करके ड्रिंक कर सकती हो। तो ये भी उसके पास ही बैठ जाती और बैठकर बस चुप करके ड्रिंक कर रही होती है। वैसे इसके मन में आता है कि मुझे इसको अपने डैड के पास लेकर जाना चाहिए। तो कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, मैं तुम्हें यूज करना चाहती हूँ। और वो भी अपना यूज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ये कहती है कि मुझ पर एक पर्सन अपनी ऑनरशिप रखता है, बस उससे कहना है कि ये मुझे दे दो। ये बात कहकर वो उस रूम तक अपने साथ उसे लेकर आती है। पर रूम में आने के बाद पता लगता है कि वहाँ पर उसके डैड नहीं होते बल्कि योनसो होता है, जिसे देखकर तो ये इसका बाजू भी छोड़ देती है और बिल्कुल शौक में चली गई थी कि योनसो यहाँ पर कैसे आ गया। और योनसो जो इसे देखकर शौक में चला गया था, वापिस से हमें 2013 का टाइम दिखाया जाता है जब योनसो सिंगिंग कर रहा होता है एक बैंड के साथ, और उस बैंड में अंकल चोनपिल भी होते हैं। अब जैसे इसका सॉन्ग कंप्लीट होता है या फौरन से अंकल चोनपिल के पास आता और आकर उनसे कहने लगता है कि मुझे बताएं गांगुई कहाँ पर रहती है। पर वो नहीं बता रहे होते कि मेरी बेटी कहाँ पर रह रही है, और कहते हैं कि उसने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बारे में ना बताऊं। पर फिर भी वो एक एड्रेस बता देते हैं कि वो वहाँ पर रहती है। अब ये भी उस जगह पर उसे ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। इसे प्रॉपर जगह तो नहीं पता होती बट वो एरिया पता होता है। अब ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, कन्वीनियंस स्टोर पर खा रहे होते, और बताता है कि आर्यम ने ये भी बताया था कि वो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है, तो मैं हर कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर खाऊंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि प्लीज मुझे इस चीज से दूर रखो, मैं नहीं तुम्हारे साथ रोज चक्कर लगा सकता, यहाँ पर कितने कन्वीनियंस स्टोर है, तुम क्या हर एक पर जाओगे? तो वह कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा। पर उसका फ्रेंड जब नहीं मान रहा होता तो कहता है कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि डिजर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी दिखाया जाता है कि ये अकेले ही हर कन्वीनियंस स्टोर पर जा रहा था, इसने लिस्ट पहले से बना ली थी और बस क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। और फाइनली एक कन्वीनियंस स्टोर पर इसे गांगुई मिल भी जाती है, जिसे देखकर सबसे पहले तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और फिर उसके लिए एक चीज लेता, और जैसे ही उसके पास पहुंचने वाला होता है पर
देखते है कि उसका ऑनर पहले से उसे डांट रहा होता है, कहता है कि तुम बहुत से लड़कों के साथ होटल में जाती हो। तो वह कहती है कि मेरी लाइफ है, तुम्हें मेरी लाइफ से क्या मतलब है, तुमने मेरे पैसे देने हैं या नहीं देने। तो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम पर रिपोर्ट करूंगा। तो कहती है कि उससे पहले तो मैं तुम पर रिपोर्ट करूंगी कि तुमने मेरे पैसे रखे हुए हैं, मेरी पे भी मुझे नहीं दे रहे हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इन पैसों के लिए मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सुनते वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, और उस पर चीजें फेंक रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर एक लड़का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और बताता है कि मैंने इस चीज की वीडियो बना ली है, तुम इसका यूज करके रिपोर्ट कर सकते हो कि ये तुम पर गलत हक जमा रहा था। वैसे इसकी नजर युनसो पर जाती है, जिसे देखकर ये कन्वीनियंस स्टोर से एक ड्रिंक लेकर बाहर निकलती है और बाहर आकर युनसो को अपने साथ लेकर जाकर उसे वो देते हुए कहती है कि प्लीज आप यहाँ पर कभी मत आना मुझे ढूंढने के लिए या मुझसे बात करने के लिए। तो वो उसकी तरफ गिफ्ट करता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। तो वो कहती है कि ये करने की क्या जरूरत थी, बस ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ऑर्डर है कि आइंदा मत आना। अब इसी चीज को याद करते हुए 2023 में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सोचे लगता है कि क्या वो लड़का ये था। युनसो जो सभी सॉल के लड़कों को देखकर कहने लगता है कि ये कितने ज्यादा हैंडसम है, इसलिए तो कांगुई को मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा और वो खुद को एम्बैरेस फील नहीं करवाना चाहती थी। अब इन्हीं बातों को सोचते हुए वो सोच लेता है कि अब वो अपना वेट लूज करेगा और वापस रूम में आने के बाद भी जो भी खाने पीने की चीजें होती उन सबको हटा रहा होता है। कहता है कि जिस दिन मैं अपना वेट लॉस कर लूंगा उसी दिन मैं इस कैन को वापस निकाल कर बाहर रखूंगा जो कांगुई ने आज उसे दिया था। अब हर चीज छोड़ने के बाद इसे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते, जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, पर फिर भी ये हिम्मत नहीं हारता। डेली वेट करता रहता था और थोड़ा थोड़ा करके उसका वेट कम भी हो रहा था। जहाँ 100+ वेट था वहाँ से ये 80+ तो आ ही गया था, और इसी तरह ये सियोल जैसे हैंडसम लड़कों की तरह स्मार्ट बन चुका था। और फिर दोस्ती आपस में सब रेस वगैरह लगा रहे होते, और उस दिन के बाद ही इसने कांगुई का कैन निकाला और उसको उसके सबसे पहले वाले कैन के साथ रख दिया, जिसे देखते कर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता। और इसी तरह हम 2015 से 2023 में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कांगुई जो उसी होटल रूम में आया होता और वो कैन भी कांगुई का दिया हुआ अपने साथ लेकर आया था। बस कांगुई का वेट ही कर रहा होता। कांगुई जैसे एंटर होती है वो भी स्योक के साथ, और स्योक भी इसे अपने साथ अंदर लेकर आ रहा होता है। पर जैसे कांगुई युनसो को देखती है उसको तो बिल्कुल भी होश नहीं रहता। ये चीज तो बिल्कुल उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी थी कि यहाँ पर युनसो क्या कर सकता है, जबकि स्योक तो उसे हैंडशेक करने लगता है और बताता है कि मेरा नेम स्योक है और पता लगा है कि इसकी ऑनरशिप आपके पास है, तो मैं खुद पर ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। कांगुई की ऑनरशिप को क्या तुम मुझे इसकी ऑनरशिप को दे सकते हो? जोक से पहले इसकी बातों को चुप करके सुन रहा होता और जैसे ही वो कोई बात करने लगता तो वो फौरन से कांगुई पहले तो अपना हाथ छुड़वाती और फिर कहती है कि हम गलत रूम में आ गए, हमने किसी और रूम में जाना था। ये कहकर उसे लेकर जाने लगते हैं, पर अब जोंग से थोड़ी ना उसे जाने देने वाला था। कहने लगता है कि हमने फिर से मिल लिया। उसकी इस बात से स्यो कहता है कि क्या मतलब फिर से मिल लिया, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? तो वह कहता है कि हाँ हम पहले भी मिले हैं। ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं एक बार सियोल आया था और तुमने एक लड़की की कन्वीनियंस स्टोर में हेल्प की थी उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके, और वो एविडेंस उसे भी दे दिया था और कहा था कि तुम इस वीडियो का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और इसकी रिपोर्ट कर सकती हो। अब ये बात पहले सियोक सुन रहा होता और फिर उसे होता है कि क्या वो लड़की कांगुई थी, तो वो उसे पूछे लगता है कि क्या तुम ही वो लड़की थी? पर कांगुई उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगती है और अभी तक सियोक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। वो बार बार कांगुई से पूछी जा रहा होता और कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हें वो लड़की थी? तो वो कहती है कि मैं कभी भी अपना पास याद नहीं रखना चाहती, इसी वजह से मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। तो कहता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती थी और फिर तुमने ये क्यों बोला कि हम गलत रूम में आ गए हैं? तो वह कहती है कि बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर फिर भी वो अपना कार्ड उसे दे रहा होता है। अब ये भी इसका कार्ड लेकर जैसे लिफ्ट से जाने लगते हो तो ये फिर से लिफ्ट के आगे हाथ कर देता है, जिसकी वजह से लिफ्ट नहीं जा पाती। तो कहने लगती है कि अब तुम्हें क्या मसला है? तो वो उसे मैरी क्रिसमस कहता है और हैप्पी क्रिसमस कहकर उसे भेज देता। अब ये होटल से नीचे तो आ चुकी थी और आते साथ ही बस स्टॉप पर बैठकर अपने डैड को कॉल करती है और कॉल पर अच्छी खासी अपने डैड को सुनाने लग जाती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो, और अपने सारे रिश्ते नाते अपने डैड के साथ खत्म कर देती है। कहती है कि आपके बाद मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है और युनसो दिखाया जाता है जो अभी तक वही होटल रूम में ही होता है और बैठकर कांगुई के साथ गुजारे हुए टाइम को सोच रहा था जिस दिन इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। और कांगुई ने कहा था कि सियोल में बहुत ज्यादा सर्दी होती, तो इसने कहा था कि अगर सियोल में ज्यादा सर्दी हो तो तुम वापस आ जाना मेरे पास, और जब भी तुम मेरे पास वापस आओगे मैं तुम्हें अच्छे से कवर करूंगा और हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। ये सब सोचने के बाद वो जैसे जाने लगता है वैसे ही डोर ओपन करने पर उसे सामने कांगी नजर आती है, जिसे देखकर ये उसे शौक होकर देख रहा होता है। कांगी भी इसे देखने के बाद हक कर लेती है और कहती है कि मुझे सर्दी लग रही है, और ये भी जैसे उसे हक करने लगता है पता लगता है कि असल में तो कांगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो उसे कहती है कि तुम अचानक से इस तरह मेरे सामने क्यों आ गए? तो वो उसकी बात पर उसे सॉरी कहता है। फिर वो उसे कहती है कि इस तरह देखो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। ये भी डोर बंद करके इसके पास आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या पियोगे, क्या मैं तुम्हें वाइन दूं? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई दूसरी टी वगैरह दे सकते हो, वाइन मैं नहीं अभी पीना चाहती। तो ये उसके लिए टी बनाने लगता और ग्रैंडफादर की डेथ वाले दिन के लिए थैंक्स कहता है कि तुम उस दिन आ गई। ग्रैंडफादर भी तुम्हें देखकर वहाँ पे बहुत खुश हो रहे होंगे। तो वह कहती है कि ऐसे कोई ताल्लुकात थे कि वो मुझे देखकर खुश हो रहे होंगे। तो वह कहते हैं कि हजार सी बात है, रिश्तेदारी कभी भी खत्म नहीं होती और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखकर खुश हो रहे होंगे। ये सब बातें करते हुए वो उसके लिए टी बनाकर ले आता और ये भी बैठकर पीने लगती है। फिर जब वो उसको ड्रिंक दे रहा होता है तो वो बताती है कि ये वाली तो मेरी फेवरेट है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए
गिफ्ट लिया था। तो ये बात सुनकर चुप हो जाती है, फिर कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पर है। योंसो अपने आप को उसके सामने सब करते हुए कहता है कि मैं ही तो तुम्हारा गिफ्ट हूँ। ना चाहते हुए भी कांगी को हंसी आ जाती है, पर योंसो तो ऐसे मजाक ही कर रहा था, वो तो असल में उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। और जैसे वो उसके आगे गिफ्ट करता है जो एक नेकलेस होता है, नेकलेस को देखकर कहती है कि ये तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसे कहती है कि इस बात को भी 10 साल गुजर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो तुम्हारी लाइफ में आई होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। अब उसकी बात से वो उसके दिए हुए गिफ्ट को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं ये ट्राई करके आती हूँ। ये कहकर वॉशरूम में ट्राई करने के लिए चली जाती है और उस नेकलेस को देख कर खुश हो रही होती है और उसे पहन भी लेती है। अब पहन कर बाहर आती है, योंसो को दिखाती है। योंसो भी उसे नेकलेस पहने देकर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में नहीं चाहती थी कि तुम मुझे देखो। उसकी इस लहजे को सुनते हुए कहती है कि प्लीज इस टोन में मुझसे बात नहीं करो। पर फिर वो उससे वापस से वही क्वेश्चन पूछता है, तो ये आहिस्ते से आवाज में बोल देती है कि तुम तो मेरी हार्ट बीट को तेज कर रहे हो। उसकी बात सुनकर वो शौक होकर उसे देखने लग जाता है। तो ये फौरन से उसके कानों के ऊपर हाथ रखकर कहती है कि प्लीज तुमने कुछ नहीं सुना, अगर सुना भी है तो उसे इग्नोर कर दो। पर अपने कानों से उसके हाथों को पकड़ लेता और हाथों को छोड़ता नहीं बल्कि पकड़ी रखता है। और इसी तरह जैसे ही योंसो उसके क्लोज आने लगता है, पर फिर उससे दूर हो जाता और उसके क्लोज नहीं आता, क्योंकि उसे बार बार कॉल आ रही होती है। और कांगुई भी उसे यही कहती है कि तुम्हें अपनी कॉल अटेंड करनी चाहिए। तो कॉल अटेंड करने के लिए वो साइड में चला जाता है। उसके जाने के बाद इसे अपना पूरा का पूरा पास्ट याद आने लगता है कि उसके साथ उस मॉडल में क्या क्या होता था, किस नजर से वहाँ पर लोग इसे देखा करते थे। अब ये सब कुछ याद करने के बाद जैसे उसके पास योंसो आता है तो उसे बोल देती है कि सॉरी, हम दोनों साथ नहीं रह सकते और तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ में सेपरेट रहो और मैं अपनी लाइफ में रहती हूँ। ये कहते हुए उसका नेकलेस उसे वापस कर देती है और कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को देना ये, और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। योंसो से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो वह कहती है कि मुझे अपना पूरा पास्ट याद आ गया है कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या होता था और मैं उस जगह को क्यों छोड़कर आई थी, तो मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। ये कहते हुए जब जाने लगती है तो वो उसे आवाज देकर रोकता और कहता है कि अगर तुम अभी चली गई तो मैं कभी भी तुम्हारा वेट नहीं करूंगा। तो ये भी आगे से कह देती है कि हमारा फर्स्ट लव यहीं पर एंड हो गया है, डी एंड। ये कहकर होटल के रूम से बाहर आ गई थी, पर बाहर आने के बाद भी डोर की तरफ ही देख रहे होते, पर योंसो तो वहीं का वहीं रह गया था। इसकी बातों को सुनने के बाद वो तो इसके पीछे भी नहीं आ पाता। अब इसी तरह ये वापस जा रही होती है, जो एक स्ट्रे कैट होती है उससे बातें करने लग जाती है और वो जो इसके पीछे पीछे आने लगती है तो ये उसे कहती है कि मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊँ, इसलिए मेरे पीछे मत लाना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और कैट वहीं पर बैठी चुप करके उसे देख रही होती है। और हमें योंसो दिखा जाता है जो पुलिस स्टेशन में आया होता है। फिर पता लगता है कि असल में वो पुलिस स्टेशन में अपने मॉम डैड की वजह से आया हुआ था। डैड ने मॉम को मारा था पर मॉम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी होती, जबकि पुलिस वाले साफ देख रहे होते हैं कि इस आदमी ने आपको मारा है, आप इसके खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट करी। पापा कहती है कि मैं इस मामले को यहीं पर खत्म करना चाहती, कोई भी रिपोर्ट नहीं करना चाहती। पर योंसो जब ये बात सुनता है तो आकर पुलिस वालों से कहता है कि मैं अपनी मॉम से कुछ टाइम अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी मॉम को ले जाता है, पर डैड भी पीछे जाना चाह रहे होते हैं, पर पुलिस वाले उसे नहीं जाने देते। योंसो अपनी मॉम को बाहर लेकर चला जाता और पूछता है कि क्या डैड ने आपको मारा, पर उसकी मॉम नहीं मारी होती और फिर कहती है कि हाँ उसने मारा, पर फिर भी मैं उसे बचाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगे ताकि मैं तुम्हारे डैड को यहाँ से छुड़वा पाऊँ। वो कहने लगता है कि मॉम आपको क्या हो गया, आप इस इंसान से पीछा भी तो छुड़वा सकती ना। पर वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अलग हो, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है तो माफ कर देना चाहिए। इसी वजह से मैं तुम्हारे डैड को माफ करना चाहती हूँ, वापिस उसके साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। और अपनी मॉम को इस तरह रोते देखकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। पहले तो वो अपनी मॉम को कोट देता क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा होती है और फिर वो डैड को छुड़वाने के पैसे भी दे देता है। अब जैसे उसके डैड छूट कर बाहर आते हैं तो वो आकर अपने बेटे को उन्हीं पैसों में से एक नोट देते हुए कहते हैं कि तुम ये चीज खा लेना, पर वो उनकी बात भी नहीं सुनता, उनके पैसों को भी नहीं लेता। ये देखकर योंसो की मॉम उसके डैड को वहाँ से लेकर चली जाती है और दोनों वापिस से खुश होते हुए जा रहे होते जैसे उन दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही ना हो। और इधर योंसो सभी दोस्तों में दिखाया जाता है जो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है और कांगी बिल्कुल अकेली बैठी होती है। अब जैसे नेक्स्ट डे आता है तो कांगी सुबह में नाश्ता अपना कर रही होती है और यहाँ योंसो भी उठा हुआ था। कांगी अपने काम के लिए मिस योंग के पास पहुँच गई थी। मिस योंग उसे बता रही होती है कि किस तरह का तुम्हें रेनोवेट का काम करना होगा। वो जो म्यूजिक बताती है तो जोंग कहने लगती है कि वो म्यूजिक किस तरह मॉडल में यूज हो सकता है। अब ये सुनते ही कांगी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि होटल की या किसी और जगह की रेनोवेट का काम करना होगा, बट मॉडल वो तो कभी भी मॉडल जाना नहीं चाहती थी और वहाँ की रेनोवेशन का काम करे, इसलिए इस जॉब को गुड बाय कहकर बाहर आ जाती है। और जैसे बाहर आती है तो वहाँ पर से स्योक मिल जाता है। स्योक इसे वापिस से अंदर ले आया था। स्योक भी इसे बैठकर बात कर रहा होता और इन्हीं बातों में गलती से कांगी बता देती है कि उसके डैड भी मॉडल चलाते थे और इसलिए उसको मॉडल से नफरत है। ये सुनते ही मिस योंग कहती है कि क्या सच में तुम्हारे डैड का मॉडल था। तो वह कहती है कि हाँ था और मॉडल में ही मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ। मुझे उस जगह से इतनी नफरत है, वहाँ पर आकर लोग सोते हैं। जब बच्चे सब मेरे साथ खेला नहीं करते तो मैंने डैड से आकर पूछा कि ऐसा मॉडल में क्या होता है जो बच्चे मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। तो डैड ने बोला कि लोग बस यहाँ पर सोने के लिए आते हैं, आपको सोने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए होती है तो वैसी जगह आपको यहाँ पर मिलती है और अपनी सुकून की नींद वो यहाँ पर पूरी करते हैं। ये तो उस टाइम पर ये बात सुनकर खुश हो जाती है, कहती है ये तो सुनने में मजे का लग रहा है, पर बड़े होकर इसे पता लगा कि सोने का मतलब क्या होता है। इसी वजह से इसे उस जगह से और उस नाम से भी नफरत हो गई और उस जगह से भी, और वहाँ से छोड़कर आ गई। अब मिस जोंग पूछती है कि तुम्हारे डैड अभी क्या करते हैं, कहाँ होते हैं, कौन से वाला मॉडल है तुम लोगों का। तो ये बोल देती है कि मेरे डैड मर चुके हैं, जबकि
जबकि उसके डैड तो जिंदा थे, और गुस्से में फिर से इस जॉब से मना करके जाने लगती है। पर सियोंग कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ जो तुम मना नहीं कर पाओगे, पर वो उससे बोल देती है कि मैं ऑफर सुनना भी नहीं चाहती हूँ। जैसे बाहर जाने लगते तो उससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता, और सियोंग जब उसके पास आता है तो वो बस उसे यही बोलती है कि मेरे डोर ओपन कर दो। वो जैसे इसके लिए डोर ओपन करता तो ये वहाँ से बाहर चली जाती है, और वापस जब अपने घर में होती है तो इसे एक मैसेज आता है जिससे पता लगता है कि इसके अकाउंट में बहुत से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये फौरन से उस टाइम पर बाहर आती और पहले से ही ईस्टर इसका वेट कर रही होती है। वो भी कार के साथ इसके लिए डोर भी ओपन किया होता है। कांग ही के डैड दिखाए जाते हैं जो ऊंचा ऊंचा स्पीकर पर बोल रहे होते हैं ताकि वो सियोंग को उसके डैड से बचा पाए, और सियोंग अपने डैड से बच भी जाता है। जैसे सियोंग वहाँ से चला जाता है तो उसके डैड कांग ही के डैड के पास आ जाते हैं, चॉनपिल के पास, और उसे कहने लगते हैं कि तुम सियोंग की साइड क्यों ले रहे हो। तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी तुम्हारा बेटा करना चाहता है उसे करने दो ना। जब मैं अपना एग्जाम छोड़कर आ गया था तो मुझे लगा था कि मेरी मॉम तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ये बात चॉनपिल कह रहा होता है, पर मेरी मॉम ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि मेरी बेटी जो कहेगी मैं वो मानूंगा, उसकी लाइफ में जो करने को दिल होगा मैं उससे वो करने दूंगा, और तुम्हें भी यही करना चाहिए। पापा कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे यही पर जानवर चुराने का काम करना होगा। चॉनपिल उसकी बात सुन के कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर होता है कि तुम ऐसे क्यों हो, इतना तो ग्रीडी किसी इंसान को नहीं होना चाहिए ना, लालचपन अपना खत्म करो। और यूनसो दिखाए जाते जो अपने सभी दोस्तों के पास गाँव में आया हुआ था, और सभी उसको आज लास्ट डे कहकर गुड बाय कर रहे होते हैं क्योंकि वो ग्रैंडफादर का क्लिनिक चलाने वाला था। एक कहता है कि वही वाला क्लिनिक जिसको तुम्हारी मॉम सेल कर रही है, उसी बिल्डिंग को। ये सुनते ही वो फौरन से घर भागता है जहाँ पर डीलिंग वाले आए होते और पेपर्स वगैरह भी साइन हो रहे थे। ये देखकर वो कह देता है कि मैं ये सेल नहीं करना चाहता क्योंकि लास्ट में योंसो के साइन ही चाहिए थे। योंसो के नाम ही उसके ग्रैंडफादर ये बिल्डिंग लगा कर गए थे। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि ये तो तुम्हारे पास है पर ये तो इसके पास है। ये देखकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले को वहाँ से भेज देते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो उसकी मॉम वापस से योंसो को मनाने लग जाती है कि हम ये बिल्डिंग सेल करना चाहते हैं। पर वो कहता है कि ग्रैंडफादर मेरे लिए ये बिल्डिंग छोड़ कर गए थे और उन्होंने सोचा हुआ था कि ये हॉस्पिटल इसी तरह चलता रहेगा और मैं उनके इसी ख्वाब को इसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। उसकी मॉम तो इसे बेच कर कहीं घूमने के लिए जाना चाहती थी जो हमेशा से उनकी ड्रीम प्लेस थी। पर योंसो ने साफ मना कर देता। डैड तो पहले से यहाँ से चले गए थे। गुस्से में आकर के उनकी वाइफ ने उनसे झूठ बोला और योंसो भी अपने डैड मॉम से यही कहता है कि आपको मेरे साथ रहने के लिए आ जाना चाहिए। पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, हम न्यूली वेड हैं, इतने बड़े बेटे के साथ कैसे रहेंगे। पर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैंने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जाने लगता है तो उसके डैड आगे डोर पर होते हैं तो वो फिर भी जबरदस्ती डोर ओपन कर रहा होता है और गुस्से से वहाँ से चला गया। तो अपना सामान वगैरह उठाकर मोटल में आ जाता है जहाँ पर पहले से चॉनपिन ने इसके लिए रूम का अरेंज किया हुआ था। आगे से मोटल का जो एक पर्सन होता है वो इसका लगेज लेने के लिए आता है। पर जब योंसो नहीं दे रहा होता तो वो कहता है कि ये मेरा काम है, मुझे दे दो। तो ये भी अपना लगेज उसे दे देता और जो चॉनपिन का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा था उसे उठाकर बजाने लग जाता और सॉन्ग भी सिंग कर रहा होता है। इतने टाइम में चॉनपिन भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो इसे गाते हुए देखकर चुप करके आकर बैठ जाता है और इसके साथ जब हंस रहा होता है तभी योंसो को पता लगता है कि अंकल चॉनपिन तो आ गए हैं। तो वो फौरन से उनकी रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है। वैसे वहाँ पर उसका फ्रेंड भी इसकी तरह अपना लगेज वगैरह लेकर आ गया था यहाँ पर रहने के लिए। वो इसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर, वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी वजह नहीं बताते कि वो दोनों यहाँ होटल में कैसे पहुँचे, मतलब मोटल में कैसे पहुँचे। और वैसे कांगी के डैड उसे लेकर जाने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारा रूम देता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि सभी इकट्ठे बैठकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और कांगी के डैड भी उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। जबकि इधर कांगी दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है और डिजाइन वगैरह को लेकर डिस्कस कर रही होती है कि किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन का ब्लूप्रिंट बना रही थी। अब जहाँ पर कांगी ने काम करना होता है वहाँ की मेजरमेंट्स लेने के लिए सियोंग के साथ ही पहुँच गई थी। और जैसे ही वो लोग मेजरमेंट्स लेकर वापस आने लगते हैं लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट ओपन होने पर वहाँ पर तो लड़का लड़की किस कर रहे होते हैं। अब उन्हें देखकर ये दोनों तो चुप करके खड़े हो जाते और कांगी थोड़ी सी हंसी करती ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। लड़की उसे जल्दी से अपने से दूर करती है और जैसे ही लड़का कांगी को देखता है तो उसे पहचान जाता है क्योंकि वो लोग बचपन में साथ ही तो खेलते रहे थे। इसलिए वो वापस से लड़की को पकड़कर किस करने लगता है। वो लड़की उसे जान छुड़वाकर वहाँ से जाने लगी थी और ये भी उसको अपना रूम कार्ड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे वो ये सब करके कांगी को नीचा दिखा रहा था, सियोंग भी उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे ही होम टाउन का है। और काय की तरफ आते हुए उसे बताने लगती है कि मुझे लेकर तो ये भी रूमर्स फैली हुई है कि मैं हमेशा मोटल में आधे कपड़ों में घूमती रहती थी और इन्होंने मुझे कपड़ों के बगैर भी देखा हुआ है। इस तरह की बातें तो मेरे बारे में चलती रहती थी और वो भी फैलाने वाला यही था। इसकी ये बात सुनते ही फौरन से ड्राइविंग सीट से हटकर इसके पास भागे हुए आता कहता है कि तुम्हें ये जाकर बोलना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे बारे में इस तरह की रूमर्स ना फैलाए। आगे से कांगी कहती है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है और वैसे भी मैंने कौन सा अपने होम टाउन वापस जाना जो मुझे इन बातों से फर्क पड़ता हो। और उसे भी बैठने को बोलती है। अब वही मोटर वाला लड़का सब दोस्तों में आकर बताता है कि मैंने कांगी को देखा था, वो भी एक लड़के के साथ, और जब मैंने उन्हें देखा तो वो किस करना रुक गई। और मोटर में लोग करने क्या आते हैं इस तरह की बातें वो योंसो के सामने बैठ कर रहा होता है। योंसो पहले तो उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा होता है और दोस्त भी कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे पहले ये बताओ। तो कहते हैं कि लो मैं तुम लोगों को कांगी के बारे में बता रहा हूँ और तुम लोग मुझ पर आ रहे हो। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि कांगी अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनते ही योंसो उसे पकड़ लेता और कहता है कि आइंदा के बाद तुमने कांगी के बारे में कोई भी बात की तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी तो तुम्हारी जान मैं बख्श रहा हूँ। और वो भी वहाँ से कांगी के बारे में ये
ये सब बातें करने के बाद चला जाता दोस्त उसके साथ भी चले जाते और दो दोस्त इसके पास ही बैठे होते और यहाँ पर तो योंसो बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा होता, वो तो उठकर चला जाता और एक दूसरा दोस्त भी वहाँ से जब जाने लगता है तो पीछे रहने वालों से पूछने लगता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है कि योंसो के पास जा रहा हो, जो तुमने उसका मूड खराब कर दिया, अब चुप करके यहाँ के पैसे दे कर आना पीछे। ये कहकर वो भी योंसो के पास पहुँच गया था। योंसो कांगी का सोचकर कहने लगता है कि मुझे कांगी के लिए बुरा लग रहा है, मैं जो ये होप लगा कर बैठा हुआ था कि वो यहाँ पर वापिस आ जाएगी और अपनी सेल्फिशनेस को आगे रख रहा था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए। जिस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं उसके बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं, ये बात तो उसे पता है, इसी वजह से वो अभी तक वापस नहीं आई। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसके डिसीजन को अगर इतना ही मान रहे हो तो उसकी बात भी मान लो ना। उसने बोला है कि तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, तो तुम्हें अब उसका वेट नहीं करना चाहिए। अब इस बात को तो लेकर योंसो बिल्कुल चुप हो जाता है और भी वहाँ से चला भी गया था। और इधर कांगी दिखाई जाती है जो ऑफिस की तरफ आ रही होती है और ऑफिस में पहले से ये तीन बैठे होते हैं, सियोंग, ईस्टर और जियोंग, जो आपस में इस बात की बेट लगा रहे होते हैं कि कांगी हमारी वजह से रुकी है। तीनों का बेट चढ़ रहा होता है, तीनों अपने अपने पैसे सामने रखते थे सारे के सारे कि जो बेट जीतेगा वही पैसे सारे ले जाएगा। ईस्टर कहती है कि देख लेना कांगी मेरा ही नेम लेगी। अब जैसे ही कांगी आती है तो उसे बिठा लिया जाता और बताया जाता है कि यहाँ पर हम तीनों ही तुम पर बेट लगा कर बैठे हैं कि तुम्हें मैंने यहाँ पर रोका और तुम मेरी वजह से यहाँ पर रुकी हुई हो। बट कांगी सभी को देखने के बाद कहती है कि ये सब ईस्टर की वजह से हुआ है। और वैसे दिखाया जाता है कि जो ईस्टर इसको अपनी कार से लेने के लिए आई थी वो एक बार में उसे ले जाती है और वहाँ पर जाकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हें हमारे साथ काम कर लेना चाहिए और कहती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो वो बताती है कि मेरा ड्रीम ये है कि मेरी अपनी एक कंपनी हो। तो ईस्टर कहती है कि फिर तो तुम्हें इन्वेस्टर मिल चुके हैं। तो वह कहती है कि क्या मतलब, कोई इन्वेस्ट करेगा मेरी कंपनी में, जो हो ही नहीं सकता वो मैं सोचूं क्यों। तो ईस्टर कहती है कि अच्छे, और ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम चारों मिलकर कंपनी बनाते हैं तो तुम्हारी भी तो वो कंपनी होगी ना, इसलिए तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए, हमारी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह की ईस्टर की बातों के बाद ही कांगी ने हाँ किया था और कांगी इस बात को बताने के बाद उन दोनों का भी नेम ले देती है। पर फिर भी ईस्टर तो जीत चुकी थी, वो तो पैसे इसे भी देती है और कहती है कि ये हमारे हाफ ऑफ पैसे हुए और ये भी इन पैसों को ले लेती है। वैसे जोंग से बताती है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। ये सुनते वो तो बड़ी खुशी से पूछने लगती है कि सच में क्या, और मैं अपना फुल दिल लगाकर और लॉयल्टी से काम करूंगी। वो लोग तो उसे देख देख कर हंस रहे होते हैं, पर जैसे उसे पता लगता है कि प्रोजेक्ट खाना का है, मतलब कि उसका होम टाउन, ये सुनते ही उसके फेस की स्माइल कहीं चली जाती है। और वैसे ही हमें योंसो दिखाया जाता है जो एनिमल डॉक्टर होता है और एक डॉग को चेक कर रहा होता है। उसके साथ नानियों भी काम करती होती, उसे भी वहीं पर योंसो के पास ही जॉब मिल चुकी थी। अब काफी ज्यादा उसके कस्टमर्स आई हुई थी जो सभी अपने अपने एनिमल्स को लेकर आई थी। पर योंसो को वैसे एक एनिमल की डिलीवरी की कॉल आती है तो वो फौरन से वहाँ से जाने लगता है और जो अभी उसकी कस्टमर फैन उसका भाई वेट कर रही थी उनकी बात भी नहीं सुनता, वहाँ से चला गया था। और इधर कांगी दिखाई जाती है जो साफ मना कर देती है कि वो उस प्रोजेक्ट को नहीं करेगी क्योंकि आज उसने डेट पर जाना है। मिस योंग कहती है कि तुम बहाने लगा रही हो यार, तुमने सच में ऐसा करना है। तो वो कहती है कि मैंने सच में जाना है और मैं लीव भी लेना चाहती हूँ, मुझे मंथ की लीव चाहिए, वो भी कल से। ये कहकर बस वहाँ से जाने की करती है। ये देखकर तो शौक भी होता है कि इसे क्या हुआ, ये कहाँ पर गई है। तो मिस जोंग उसे बताती है कि वो बोल रही थी कि उसे डेट पर जाना है। अब डेट का सुनते वक्त उसका पीछा करने लग जाता और पीछा करने पर उसे पता लगता है कि वो तो उसकी आर्यम फ्रेंड आई है। वो बहुत ही खुश होकर आर्यम से मिलती और आर्यम जब अपना लगेज वगैरह निकाल रही होती तो ये फौरन से हेल्प करने के लिए आ जाता है कि मैं निकाल देता हूँ। उसकी हालत को देखते हुए आर्यम को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये लड़का कौन है। वो कहता है कि ये सामान काफी भारी होगा, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद आर्यम इसे पूछती है कि ये कौन था, तो वो बताती है कि बस कंपनी का एम्प्लॉय है। ये कहकर उसका सामान वगैरह उसके साथ उठाकर अपने घर की तरफ लेकर जाने लगती है और आर्यम को बताती है कि ये घर मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। वो तो सुनकर हैरान हो रही होती है कि इतना प्यारा घर तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला है। तो कहती है कि हाँ, मेरी कंपनी काफी अमीर है ना, इसी वजह से मुझे ये घर मिला है, वो भी इतनी अच्छी सोसाइटी में। आर्यम तो उसके घर को देख देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और ये भी अपनी जल्दी से मैगजीन दिखाती है कि ये मैगजीन मैंने डिजाइन किया, बताओ कैसी है। और वैसे ही साथ उसकी कंपनी का भी नेम होता है। तो वो पूछती है कि ये क्या है, क्या नेम है ये। तो वो उसको कंपनी के नेम की फुल फॉर्म बताते हैं जिसमें लास्ट में जे भी होता है, जिसका मतलब जी कांगी उसका ही नेम था और बाकी सबका भी नेम होता है क्योंकि उसकी कंपनी के हर एक वर्ड से सबका नेम बन रहा था। ये सुनकर आर्यम कहती है कि क्या सच में तुम्हारी कंपनी है। तो वो बताती है कि हाँ, छोटा सा पार्ट मेरा भी है इस कंपनी में। आर्यम तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे तो खुशी से रोना आ रहा है। वैसे डोर पर बेल होती है तो कांगी डोर ओपन करती है। डोर पर कोई और नहीं होता बल्कि सियोक होता है जिसे ये लोग पहले बार नहीं मिली थी और वो यहाँ पर ही इनके पीछे आ गया था। वो तो घर के अंदर प्रॉपर आना चाह रहा होता है पर कांगी कहती है कि बस तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहीं से वापस चले जाओ। ये कहकर उसको अपने घर से निकाल देती है। आर्यम तो समझ आती है कि ये लड़का इसे लाइक करता है और उसे भी बताती है कि ये तुम्हें लाइक करता है। तो वो कहती है कि कैसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो लाइक करता तो करता रहे। आर्यम कहती है कि क्या मैं ये बात फैला सकती हूँ कि कांगी के सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वो कांगी को लाइक करता है। तो वो कहती है कि अगर फैलाना चाहते हो तो फैला दो, कोई इशू नहीं है। तो उसे कहने लगती है कि तुम और योंसो दोनों ही अच्छे लोगों से मिल चुके हो। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो वो उसे बताती है कि योंसो को भी एक लड़की लाइक करती है, वही जो मैंने बताई नहीं थी, उसकी जूनियर सेम स्कूल की। और उसको कांगी के फेस से पता लग जाता है कि अब उसे बात को बदल लेना चाहिए, इसलिए बात को बदलने की ट्राई कर रही होती है और अपनी मॉम का पिकर लाया हुआ बताने लगती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाकर भेजा, क्या तुम लोगी। तो कहती है कि हाँ मैं लूंगी, पर भी अभी तक योंसो के ख्यालों में डूबी हुई थी। और
सीधे योंसो दिखाया जाता है जो सामान वगैरह उतारा होता है, तो नानियो उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने लग जाती है। तो ये भी उसको हेल्प करते देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? तो वह कहती है कि लाइसेंस तो मैंने काफी टाइम से लिया हुआ है, पर ड्राइविंग मुझे नहीं आती, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? तो ये आगे से बोलता है कि मेरे पास तो कार ही नहीं है। पर आगे से कहती है कि मैं इस पर भी सीख सकती हूँ। और जब नानियो ड्राइव कर रही होती है तो कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये देखते हुए योंसो से कहते हैं कि क्या तुम कार की स्पीड तेज कर सकती हो? तो वो तो बिल्कुल ही रेस से साइड में पाँव ले जाती है और उसे लग रहा होता है कि शायद वो रेस दोबा रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी चक्कर में आगे से जब कार उसे नजर आती है तो वो डर सी जाती है कि आगे कार आ रही है तो मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं कि तुम ब्रेक दबा दो ना, पर वो ब्रेक की जगह रेस दबा देती है, जिसकी वजह से कार और भी ज्यादा स्पीड में होने लगती है। और आगे से जो कार आ रही होती है वो भी डर जाती है कि ये तो एक्सीडेंट होने वाला है। अब ऐसे ही किसी तरह वो ब्रेक दबा देती और उसी टाइम पर वो कार भी ब्रेक दबाती और दोनों ही एक टाइम पर रुक जाते हैं बिल्कुल एक साथ, जिससे जाकर उनकी जान बचती है। अब कार के लोग तो बाहर निकलते पर योंसो कार से बाहर निकलकर नानियों की तरफ आता और उससे आकर पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो? और फिर उसे उतरने का कहता है, बोलता है कि तुम पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। बट वो कहती है कि मेरे अंदर तो उतरने की भी हिम्मत नहीं है। इसी वजह से वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। पर वैसे ही सामने वाली कार से भी दोनों बाहर निकल जाते और सामने वाली कार में कोई और नहीं होता बल्कि सियोको कांगी होता है। कांगी तो उसे इस तरह देखकर कुछ नहीं बोलती, बस चुप करके वहाँ से पलट कर जाने लगती है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखा जाता है कि कांगी योंसो की शादी में पहुंचे होते और कह रही होती है कि मुझे योंसो से बात करने दो, योंसो इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकता। आर्यम और उसके बाकी सब फ्रेंड्स उसे रोक रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं बात करनी चाहिए योंसो से, अब टाइम गुजर चुका है, उसे अपना प्यार मिल चुका है और वो उसी से शादी कर रहा है। पर कांगी तो रुकने का नाम नहीं ले रही होती और उसी के शोर की वजह से योंसो भी अंदर से बाहर आ जाता और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कांगी उसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? पर वो कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि हमारा फर्स्ट लव यहीं पर एंड होता है, तो इसका मतलब प्यार एंड हो गया, तो मुझे किसी और से प्यार कर लेना चाहिए ना। अब ऐसे ही ब्राइडल रूम की तरफ जब कांगी जाती है तो नानियों को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है और वो कह रही होती है कि मैं अपना हिस्सा वगैरह योंसो से ले लूंगी और उसे छोड़ दूंगी। उसकी बात सुनते ही उसके बाल वगैरह खींचने के लिए आ जाती और पता लगता है कि ये तो असल में ड्रीम देख रही थी और यहाँ रियल में तो आर्यम के बाल खींचे जा रहे होते हैं। बेचारी इतनी चिल्ला रही होती है, तब जाकर कांगी उसके बाल छोड़ती है और फिर उसे पूछती है कि तुमने क्या कोई नाइटमेयर देखा? तो वह कहती है कि हाँ मैंने बुरा सपना देखा और मैं डरती हूँ कि मुझे अपने होम टाउन में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आर्यम उसे समझाती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर तुम होम टाउन में जाकर अपना प्रोजेक्ट कर लेते हो तो इतना भी कोई इशू नहीं है। अब आर्यम की बात मानकर कमरे में पहुंचती और आते साथ कहती है कि मैं खाना जाऊंगी, पर सीओ कहाँ पर है? तो वो बताता है कि सीओ तो पहले से निकल चुके हैं और वैसे ही पता लगता है मिस चोंग का एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में होती है। भागे भागे हॉस्पिटल में उसके पास पहुंचते हैं और उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, टांग भी टूट चुकी थी और न गर्दन इधर उधर कर पा रही होती है। उनकी हालत को देखते हुए ये तो चुप सी हो गई थी और वो कह रही होती है कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, प्रोजेक्ट पर काम कौन करेगा? जब तक मैं ठीक होंगी वैसे ही मानसून का मौसम स्टार्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती थी कि काम इतना ज्यादा डिले हो। कांगी कहती है कि मैं आपकी जगह पर ये प्रोजेक्ट कर लेती हूँ, इंचार्ज मैं बन जाती हूँ। ये सुनते ही मिस चोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि क्या सच में तुम ये काम करोगी? तुमने तो मना कर दिया था। वो कहती है कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ और इस प्रोजेक्ट को भी करना चाहती हूँ, अब मुझ पर ये छोड़ दे। अब ये दोनों जाने के लिए तैयार वगैरह हो गए थे और जब गाँव की तरफ जा रहे होते तो वो कहती है कि तुम्हें तो विलेज के लोगों का कुछ पता ही नहीं होगा कि किस तरह बात करते हैं, कैसे रहते हैं, तुम तो हमेशा से सिटी में रहने वाले पर्सन हो। तो वह कहता है कि अच्छा चलो तुम सिखा देना। पर वो हर बात पर जब उसे कांगे कांगे कह रहा होता तो वह कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करो। तो वो उसे कहता है कि फिर कैसे बुलाऊं तुम्हें? असिस्टेंट मैनेजर जी कहा करूं। ये सुनते हुए वो कहती है कि ना ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहते हैं कि फिर बताओ मैं क्या बोलूं? तो लास्ट में उसे कहता है कि मैं आपको मिस मैनेजर कह दूंगा, ये नाम उसे काफी हद तक बेहतर लगता है। अब इसी तरह बातें करते हुए यूसुफ सोते हुए जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँच जाती है और उठकर जब देखती है कि ये कौन सी जगह है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी के डैड का मॉडल होता है। ये देखकर वो शौक होकर कहने लगती है कि यहाँ पर तो नहीं, हमने तो पिछली गली में जाना था ना। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे इस जगह का पता कि हमने पिछली गली में जाना था? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने गूगल मैप देखा था इसलिए कह रही हो। तो वो कहता है कि हाँ कंस्ट्रक्शन साइट वही है, बट जिनका प्रोजेक्ट है वो ऑनर यहीं पर रहते हैं। यह सुनकर उसे पता लग गया था कि जो उनके क्लाइंट है वो कोई और नहीं है बल्कि उसके डैड है। और शौक भी कहता है कि ब्लूप्रिंट उठा लो, हमने उनसे यहीं पर बात करनी है, क्या अच्छा लगेगा कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उनसे बात करें। अब ये ग्लासेस वगैरह लगा लेते और उसे यही होता है कि कोई भी उसे यहाँ पर ना देखे। मॉडल के अंदर जब एंटर होती है वहाँ का वर्कर भी उसे पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कांगी है और कांगी अपने डैड के सामने भी आकर बैठ गई थी। उसके डैड भी उसे पहचान जाते हैं पर नहीं बताते कि ये उनकी बेटी है। वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं यहाँ की मैनेजर इंचार्ज होने वाली हूँ आपके काम को लेकर। पापा कहते हैं कि मैंने तो मिस जोंग के ऊपर भरोसा किया था, मुझे उन्हीं पर यकीन है, तो आप दोनों वापस जा सकते हो, मुझे आपसे काम नहीं करवाना। पर वो कहते हैं कि मिस जोंग को कांगी पर यकीन है, आप इनसे काम करवा सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपके काम को। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे रेनोवेट को लेकर क्या सोचा हुआ है। वो सब कुछ बताने लगता है, फिर मॉडल और होटल में डिफरेंस बताने लगता है कि एम को हटाकर एच लगा दिया जाए तो होटल हो जाता है और अगर दोनों को हटा दिया जाए तो होटल होता है। हम बस इस मॉडल को होटल में चेंज करना चाहते। अब उसकी बात को वो सुनकर पूछता है कि ये बात तुमने खुद से बनाई या किसी से सुनी? तो वो बताता है कि ये मैंने नहीं बनाई बल्कि मिस मैनेजर की बात है। अब इस बात के बाद कांगी यूएसबी वगैरह उतार देती है और भी खुद से बताने लगती है कि हमने इस मॉडल को किस तरह
तरह का डिजाइन करने का सोचा हुआ है, कुछ रूम्स वगैरह कम करने पड़ेंगे, पर ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। उसके आइडिया को सुनते हुए कि स्विमिंग पूल कहाँ पर होना चाहिए और बाकी चीजें कहाँ पर होनी चाहिए, ये सुनते हो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे। ये कहकर कांगी के डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।